ये तीन नाम जो आज हमारे साथ हैं, आज हमारे मेहमान हैं, हिंदुस्तान की जर्नलिज्म के तीन निहायत अहम और मोतबर और बड़े नाम हमारे साथ हैं। किसी का तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इन चेहरों से, इनकी आवाज़ से, इनकी गुफ्तगू से अच्छे से वाकिफ़ हैं। एनडीटीवी हमारी जो प्रिंट मीडिया है एक मोतबर चैनल माना जाता है, और मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि सबसे मोतबर चैनल माना जाता है, या मैं मानता हूँ। अभिज्ञान प्रकाश हम सर आपको सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है और कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और क्या हो रहा है। मीडिया पर बात कल और आज, अभिज्ञान जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मीडिया का दखल हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में आज़ादी के नाम पर या एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के नाम पर, बोलने की आज़ादी के नाम पर मीडिया ने कहीं अभिज्ञान जी इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं कर ली है कि वो हमारे किचन का भी हिसाब रखना चाहता है, हमारे बेडरूम का भी हिसाब रखना चाहता है। और उस आज़ादी का कहीं ना कहीं, ये अलग बात है कि मीडिया की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ सबको पता है, कुछ थोड़ी बुराइयाँ आपसे उस पर बात हो जाए कि मीडिया धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी के हर मामला में दखल अंदाज हो रहा है। क्या उसको ये इख्तियार देना चाहिए? मेरे साथ सबसे पहले आलोक जी हैं और राहुल देव जी हैं। हम लोग राहुल जी को देखकर बड़े हुए हैं पहली बार, तो इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले आप इनका व्यू लीजिए, क्योंकि राहुल जी जैसे लोगों ने मैं तो टेलीविज़न के 24 आवर न्यूज़ का जो साइकिल बना उसी जनरेशन में पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले के ट्रांजिशन को राहुल जी जैसे लोगों ने देखा है। तो मैं पहले इनका व्यू सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनकी बात सुनने से पहले बता दूँ कि कई साल पहले एक सेमिनार, बड़े वक्त पहले की बात है, मैं मुंबई में रहता था, तो मैंने ऐसे मजाक में कहा था, NCPA में बड़ा कार्यक्रम था, तो मैंने कहा भाई जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें पॉलिटिशियन से ज़्यादा गाली खाने में। तो अब हम वहाँ आ गए, तो मतलब अब हम पॉलिटिशियन को थोड़ा सा बेहतर कंपटीशन दे रहे हैं इस मामले में कि मीडिया की इज्जत इतनी बेइज्जत हो चुकी है कई मामलों में कि दबा के, और मैं ख़ास तौर पर गांव देहात घूमता हूँ, ट्रेन से ट्रैवल बहुत करने की कोशिश करता हूँ, तो दबा के गाली पड़ती है। तो इंट्रोस्पेक्शन ही एक इलाज है इस वक्त मीडिया का। बाकी मैं सच में राहुल साहब को सुनना चाहूँगा। राहुल जी वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप लोगों को आप नहीं समझते हैं, कुछ लोग हैं मेरी नज़र में, बहुत कम लोगों के लिए इज्जत करता हूँ। जी नहीं, बहुत अच्छे से वो सब रहता है। और आप तभी तीनों नाम जो इस वक्त हमारे पैनल में हैं, तीनों हमारे लिए मोतबर हैं और तीनों हिंदुस्तान की जर्नलिज्म के बहुत अहम नाम हैं, जो बहुत कम नाम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं उनमें तीनों। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो मैं इनसे जानना चाह रहा था कि क्या मीडिया ये जो दाखिल हो गया है हमारी ज़िंदगी में, कुछ बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल गई है मीडिया को? आज़ादी तो ज़्यादा नहीं मिली है, उसने ले ली है। आज़ादी तो जितनी मिली थी शायद उससे कई बार लगता है कि थोड़ी कम ही हुई है। ये लगता है कि आज़ादी ज़्यादा हो गई, क्योंकि आज शायद मैं समझता हूँ जिस तरह के दृश्य और अदृश्य दबाव मीडिया पर हैं, बंधन हैं, सीमाएं हैं, वो शायद पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी तादाद बहुत बड़ी है, उसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। उसमें चैनलों, अखबारों, इन सब के FM स्टेशंस भी एक नए हैं या नए मीडिया, तो उसमें उसकी संख्या में और उसके प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो हमें लगता है कि आज वो पहले से ज़्यादा कहीं व्यापक है, सर्वव्यापी लगता है। लेकिन वो आज़ादी मैं समझता हूँ कि थोड़ा गहरा और
बड़ा मसला है, थोड़ा महीन भी है, इसलिए उसको थोड़ा और गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि क्या सोचने की, बोलने, कहने, लिखने की वाकई आज़ादी बढ़ी है। उसका दखल बढ़ा है, ये सही। तो दखल और आज़ादी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज जितना दखल है, अब ये सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ सापेक्ष होता है दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप हिंदुस्तानी मीडिया के 25 साल पहले के हालात से आज का उसकी तुलना करेंगे तो आपको लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगा है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों के मीडिया से अपने देश के मीडिया की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो हम लोग बड़े खासे गांधीवादी किस्म के लोग हैं और हम अभी भी कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं। हम जिसे निजता कहते हैं, प्रिवेसी, उस पर दखल बढ़ा है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा दखल बरसों से उन समाजों और उन मीडिया में रहा है जिन्हें हम आज एक रोल मॉडल के सामने अपने सामने रखते हैं। पश्चिमी समाज है, जिन्हें हम विकसित समाज, विकसित देश, विकसित मीडिया, विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। आज यहाँ मीडिया में कही गई या आ गई किसी छोटी सी बात पर हम देखते हैं कि कई हुक्मरान भी तिलमिला जाते हैं, उनके अनुयायी भी बहुत ज़्यादा तिलमिला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। हम अगर देखें कि यूके में और यूएस में, अब यूरोप में, वहाँ जिस तरह से हुक्मरानों की ऐसी की तैसी की जाती है दिन रात, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में भी वहाँ के मीडिया में वहाँ के वज़ीर आज़म हो या दूसरे लोग हों, उनके लिए जिस तरह का सटायर, जिस तरह की उनकी टांग खिंचाई होती है, वो बहुत अच्छी लगती है हमें। वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये सब कुछ सापेक्ष है। लेकिन जैसे उसकी व्यापकता बढ़ी है, वो आज हमें लगता है कि वो सर्वशक्तिमान हो गया है। एक खुशफहमी या गलतफहमी लोगों को है कि कई बार हम लोगों को भी हो जाती है कि साहब हम सब कुछ कर सकते हैं, या हम ही देश को चलाते हैं, हम समाज को चलाते हैं। जो लोग इस मुगालते के शिकार हैं, उनको ये शायद लग सकता है कि आजकल बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत सब बर्बाद हो गया है, और वो ये सही है कि हमें गालियाँ आजकल ज़्यादा पड़ती हैं। लेकिन वो शायद इसलिए भी है कि हमसे हमारी गड़बड़ियाँ भी बढ़ी हैं। उनकी वजूहात पे मैं बात नहीं आता हूँ। और हमारे दर्शकों और पाठकों की संवेदनशीलता, उनकी समझ और उनकी हिम्मत भी बढ़ी है, और उनको अपनी बात रखने के मंच भी ज़्यादा बढ़े। पहले वो उतने मंच भी सीमित नहीं थे। तो आज हमें, अब ऐसी बात है जैसे आज हमें कुछ ऐसे अपराध ज़्यादा होते हुए दिखते हैं जो शायद पहले उससे ज़्यादा हो रहे थे, उतना ही हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि मीडिया बढ़ा है, लोगों में हिम्मत बढ़ी है, लोग रिपोर्ट करने लगे, तो वो लगता है कि अचानक विस्फोट हो रहा है। तो लेकिन मैं फिलहाल तो अभी बातचीत चलता और होगी, कई सवाल होंगे आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि कई मसले ऐसे हैं जहां पर हमें अभी मीडिया को और ज़्यादा हिम्मत दिखाकर जो ताकत में बैठे हुए लोग हैं उनके दखल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उनको हमारा दबाव और हमारा वजूद ज़्यादा तेज़ी से महसूस होना चाहिए। हमारी धार उनको थोड़ी ज़्यादा महसूस होनी चाहिए। अभी ये गुंजाइश बाकी है। अभिज्ञान जी, सर से बात हो गई कि जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर आपका दबाव जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। इसके हक में तो हम सब लोग हैं। लेकिन आपको कल कैसा लगा कि जब हिंदुस्तान की सारी मीडिया, मेरे ख्याल से पहली मीट थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और सारी की सारी मीडिया पूरे आधे घंटे या 1 घंटे में सेल्फी खिंचवा रही थी। जैसे आपकी नजरें लोगों पे रहती हैं, वैसे लोगों की नजरें आप पे भी रहती हैं। अब सारी की सारी मीडिया कल हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी खिंचवा रही थी। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिशियन पे उस तरह दबाव आप बना पाएंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा था सेल्फी वाला सीन देख के? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मेरे साथ सौरभ हैं, वो काम करते हैं जी, तो उनको मैंने गुजारिश की थी कि आप ज़रूर जाएं वहाँ पर,
तो थोड़ा सा मैंने छोटा सा अपनी तरफ से मेरी फैसला था, तो मैं गया वहाँ पर। तो चूंकि मुझे शायद अंदाजा था कि क्या होगा, तो जैसे ही मुझे सौरभ जी ने बता दिया कि प्रधानमंत्री चले गए, तो फिर मैं गया। तो मैं पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज की ड्रामेबाजी में मैं पूरे मीडिया के बिहाफ पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता। तो बहुत हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, क्योंकि वो बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में रिमोट की ताकत है, वो उसे बदल दें। तो मनोरंजन देखने का सबको शौक है। दो बड़े मूल प्रश्न हैं यहाँ पर, विकसित समाज की बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। हमारे यहाँ मीडिया जब जन्म ले रहा था, पहली बात तो किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हम एक बहुत बड़े सूचना के युग से गुजरने वाले हैं, इंफॉर्मेशन बूम होगा, तो ये किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया। दूसरा, कोई ये नहीं तय कर पाया कि विश्व में, खास तौर पर अमेरिका और इंग्लैंड में, मीडिया के अपने अपने मॉडल्स अलग हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ हो गया न्यूज, टैबलॉइड नॉन टैबलॉइड का ज्वलन जी बैठे, ये मार्केटिंग के बहुत वरिष्ठ लोगों में से हैं, तो उसकी दरें तक नहीं तय हो पाई। मैं किसी व्यक्ति विशेष के चैनल का नाम नहीं लूंगा, तो अब साहब सब कुछ यहाँ पे न्यूज चैनल हो गया है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है भाई, अमेरिकन मीडिया क्या है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच वर्टिकली स्प्लिट है, ठीक है। ब्रिटिश मीडिया क्या है, टैबलॉइड नॉन टैबलॉइड मार्केट्स हैं। तो हमारे यहाँ तो ये तय नहीं हुआ, आप समझे। तो अब सब कुछ मीडिया है, तो भाई जब सब कुछ मीडिया है, तो मेरी बड़ी विनम्र आपसे गुजारिश है कि मैं सब कुछ के बिहाफ पे तो जवाब नहीं देने लगा, ठीक है। अब कौन सेल्फी खिंचा रहा है, नहीं खिंचा रहा है सेल्फी, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे। किसी बीजेपी के नेता ने मुझसे कल कहा कि मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोग, तो कहने में मुझे हिचकिचाहट और शर्म हो रही है, तो मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। तो मैं क्या करता, प्रधानमंत्री को SMS कर देता, अगर देखो यार तुम्हारी क्या पॉपुलैरिटी। सो इसी दीज आर वेरी, एज ही सेड ना, ये सब ग्रे एरियाज है। अल्टीमेटली matter will entirely depend on the fact what is your process of thinking, आपके सोचने का तरीका क्या है। घटनाएं वही 26/11 रहेगी, घटनाएं वही सुनामी रहेंगी, घटनाएं वही कोई चुनाव रहेगा, घटनाएं वही कोई बिहार का मसला रहेगा। आप किस पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, डिबेट वही रहेगी इंटॉलरेंस की। तो पर्सपेक्टिव का सवाल है। तो हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब बाकी मुल्कों के मुकाबले, तो हमें कम से कम इसको तय करना, उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी व्यूअरशिप तय कर लें कि भाई इनको ये वाला देखने का मजा आ रहा है तो वो वाला देखें। कोई आपस में बातचीत कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, बस लोग जी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाए, तो फिर उसके बाद आपस में वो गुफ्तगू होगी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी मीडिया है उसका दखल, जैसे मैंने भी पूछा, वो ठीक है कि सियासतदानों पे उसका दखल रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे व्यापक घोटाला, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई घोटाला हुआ है। और उस घोटाले में ठीक है आपने कुछ दिनों कुछ चीज़ें चलाई, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कोई नई चीज़ आ जाती है और फिर आपका सारा का सारा ध्यान उससे हट के फिर दूसरी चीज़ों की तरफ लग जाता है। फिर कल कोई तीसरी चीज़ आएगी तो आप फोकस नहीं कर पाते। हम लोग जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उसके ऊपर मुझे मुश्किल से लगता है कि NDTV पे मैंने बहुत सारी डिबेट देखी, आपकी भी, रविश की भी, जिस तरह होनी चाहिए थी बड़े घोटाले का जो पर्दाफाश आया तो मीडिया ने ही किया, मीडिया से ही हमें ये सब चीज़ें पता चली, लेकिन उसके बाद मीडिया ने उस पर पर्दा भी डाला एक तरह से। तो मीडिया इस वक्त पता नहीं सियासतदानों पे दबाव बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, लेकिन आम जो लोग बेचारे TV चैनल देखने वाले हैं वो तो कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे आप फरमा रहे हैं सर कि वो आदमी चैनल बदल दे, जो एक चैनल बदले और दूसरा जो देखे तो उसमें भी वही चल रहा होगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि दो हमारे पास ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जो जिनसे लोग की ख्वाहिश होती है कि सेल्फी खिंचवाएं, सिर्फ मैं ही ऐसा चेहरा हूँ जिसके पास कोई सेल्फी का ऑफर नहीं आता। मेरे ख्याल से राहुल जी ने शुरुआती तौर पर बहुत अच्छी बात कही और मैं इसमें 2-3 बातें सब कहना चाहूँगा, तब मैं व्यापक घोटाले वगैरह के बारे में। मुझे लगता है कि हम बहुत सारे अपने जो आउटकम्स हैं या जिसको हम कहते हैं कि ये ऐसा है,
वो बहुत कम लोगों की या बहुत कम सूचना के आधार पर उसको ये घोषित करना चाहते हैं कि ऐसा ही हिंदुस्तान सोचता है, ऐसा ही मीडिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया, मुझे इस पर आपत्ति है। हिंदुस्तान का सारा मीडिया ऐसा नहीं होता ना। हिंदुस्तान का सारा मीडिया जो दिल्ली में कुछ चंद लोग हैं या कुछ 50-60 लोग जो कल बीजेपी के दफ्तर में रहे होंगे, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, इस पे मेरा विरोध है। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मीडिया में काम करने वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना है। दिल्ली में हो सकता है इजी जर्नलिज्म हो, दिल्ली में हो सकता है पावर स्ट्रगल हो या पावर नेक्सस हो, बट ऐसा संभावना जिले के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे नहीं है। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, अभिज्ञान ने भी आपको बताया कि भी बहुत ट्रैवल करते हैं। किन हालातों में प्रदेश में पत्रकार काम करता है, इसका शायद दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को या संपादकों को इसका कोई एहसास है। उत्तर प्रदेश लेती क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता आप कर सकते हैं जो आज जो भी सरकार वहाँ है या इससे पहली सरकार जो थी? मुझे लगता है आज सारा पत्रकार और उनके संपादक और उन संपादकों के ऊपर उनके मालिक जिस प्रकार का उनके ऊपर दबाव है, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी, जितने भी एक बार हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में निकलते हैं या मध्य प्रदेश में निकलते हैं और किसी भी प्रदेश में निकलते हैं, वहाँ के पत्रकार को वाकई में कोई आज़ादी है कि वो बात बता सके। नंबर 1। नंबर 2, कुछ टीवी चैनलों को देखकर ये संभावना है कि 24/7 चैनल है, कंटेंट का बहुत प्रेशर है और रेपिटेटिव बहुत है और अक्सर जिसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी वाली भी बात है। और विज्ञान ने बिल्कुल साफ कहा, अगर आपको उस कंटेंट से नाराजगी है आपको, आप चैनल को बदल, रिमोट आपके हाथ में, बट ऐसा भी नहीं होना। लेकिन टोटल चैनल्स के टोटल व्यूअरशिप को अगर लें तो वो परसेंटेज क्या है हिंदुस्तान का? एक तो है, हम कहते हैं हमारी रीच है, रीच ठीक है, आप कह सकते हैं मेरी 90% रीच है, बट क्या सारे चैनल्स को मिला के क्या इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं देश में? मैं ऐसा नहीं मानता। नंबर 2, हमारा जिस प्रकार से एम्पावरमेंट हुआ है, सिटीजन का जैसे एम्पावरमेंट हुआ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने आपको एम्पावर किया है, ऐसी बहुत सारी खबरें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे नहीं लगता है मुझे अखबार या टीवी सुनने या देखने की ज़रूरत है। मेरे पास वो खुद ब खुद आता है। तमाम सारे मेरे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मैं एक, यानी कि मैं एक आम इंसान, आम आदमी, मैं कहीं ना कहीं आज पत्रकार भी बनता जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल पत्रकार क्या है भाई? इंफॉर्मेशन को देना और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को देना और ऐसी बात को कह देना जो लगता है उसकी नज़र में सही है दूसरों तक पहुँचे, वो पहुँच रही मुझे लगता है। और अगर ये नहीं पहुँच रही थी तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में अब उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आज हर पत्रकार, हर संपादक बगैर ट्विटर और बगैर फेसबुक के नहीं है। और सबसे पहले वो कोशिश करता है कि उसकी जो ट्विटराटी है या जो फेसबुक की जनरेशन, वो क्या कह रहा है, किस तरह का कॉन्वर्सेशन कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो उससे सीखते हैं और उसके क्लूज को लेकर शायद वो अपने एडिटोरियल मीटिंग में उसका जिक्र भी करते हैं। तो और मीडिया में जहाँ तक आपका सवाल था कि व्यापन जैसे घोटाले मीडिया का ढांकने का काम है या उजागर करते हैं, तो उजागर किसी टीवी चैनल या किसी अखबार ने नहीं किया, कुछ ऐसे कॉन्शियस लोगों ने किया, सिटीजन्स ने किया, जो बेसिकली जॉब रिपोर्टर का था, जिनकी जाने भी गई वो उस पर ही कंट्रोवर्सी है। लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने, सही बात यह है कि जो काम उनको करना चाहिए वो अब देश की जनता कर रही है, देश के वो लोग कर रहे हैं जो पत्रकारों को करना चाहिए था। पत्रकार कहीं ना कहीं इसी जर्नलिज्म में है और मैं इस बात को मानता हूँ। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं विज्ञान से सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि जिम्मेदार पत्रकारों के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामूहिक मीडिया कर्मी होने के नाते अपनी एक सामूहिक जिम्मेदारी को भी स्वीकार करें और उस पर बात भी करें। सिर्फ अपनी बात करना सुरक्षित ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बड़ी है। तो क्योंकि कुछ सामूहिक समस्याएं हैं जिनके समाधान भी सामूहिक ही निकलेंगे। तो एक निजी चैनल की या एक निजी पत्रकार की एक बहुत अहम, वहाँ से तो सब चीज़ें खड़ी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम जो एक वर्ग बनाते हैं
उसके भीतर क्या हो रहा है, उसको कैसे देखा जा रहा है, उसका असर कैसा पड़ रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये बड़े सवाल हैं, इनका भी जवाब हमें देना। आपको जरूर एक आलोक जी की बात बहुत पसंद आई मुझे, मैं जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि थोड़ा गांव देहात ज़्यादा मैं यात्रा करता हूं किसानों के मसले को लेकर, तो स्वाभाविक है कि जो स्थानीय स्ट्रिंगर्स होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। राहुल जी संपादक रहे इतने वर्षों, और सच बात है इन्होंने जो कही, बड़ा दर्द के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, किसी चैनल विशेष में किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, चूंकि वो इतना डिमोरलाइज्ड रहते सिस्टम के स्थानीय दबाव से, प्रशासनिक दबाव से, ऊपर से मान लीजिए गरीबी से, और मैं मतलब हम लोग भी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमको इसमें तो बड़ा पैसा नहीं दे पाते, उनकी बड़ी मुश्किल से स्टोरीज लगती हैं, तो किस तरह का एक्चुअल जानकारी मेरे जैसे मूर्ख के पास नहीं होती, उनके पास होती है, और कितना तो हम लोग सिस्टमाइज करते हैं। मैं क्यों ये टैबलॉइड मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लाइन नहीं बता रहा हूँ, पर्सनली इस बात को सालों से कह रहा हूँ, क्योंकि फिर जैसे ज्वलन जी बताएंगे, फिर रेवेन्यूज फ्लिटर कर जाती है, और ये हकीकत है, हम इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। अब वो बेचारा व्यक्ति जो है, उसको आपने कहा कि भाई हम शनिवार को पहुंच रहे हैं, वो मैं कितने शोज करता हूँ, पंचायत लगा के स्थानीय लोगों को बुलाता है, और कितनी कुछ उसके पास जानकारी होती है। और आपको एक और चमत्कार बता दूं, दोनों लोग इससे एग्री करेंगे, जैसे ही वो इससे मिले तो हमने कहा यार बढ़िया, इसको भेजो, तुम कैसे, तो बड़ा अच्छा सर 2-3 दिन 4 दिन लगा दो। जैसे आती है ना स्टोरी ऑन एयर, जब लगती है ना, उसके बाद जो हंगामा होता है ना मुख्यमंत्री डाउनवर्ड्स, तो उससे उस कंटेंट की क्वालिटी की हैसियत पता चल जाती है। तो ये जो लोकलाइज्ड कनेक्शन है, जो स्थानीय पत्रकारिता, ये बड़ा बढ़िया था 90 के दशक में, ये हमने लूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दिल्ली सेंट्रिक मॉडल्स जो हैं, ये बहुत पेनफुल हैं। विज्ञान जी, जो हमारी सोसाइटी है या कोई भी सोसाइटी, वो एकदम से जंप करके तो आगे नहीं जाती, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ती है, उसमें जाहिर है मीडिया का बहुत अहम रोल है। लेकिन एक चीज़, चूँकि ये जश्न अदब हमारे रंजीत चौहान जी चला रहे हैं, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं एक चीज़ आप तीनों जो पैनलिस्ट हैं हमारे, उनसे जानना चाहूँगा कि लिटरेचर हमारा बिल्कुल गायब है, तो ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स से। प्रिंट में तो फिर भी हिंदू में कभी हफ्ते में एक आध बार कुछ पढ़ लेते हैं, लिटरेचर को एक तरह से आपने बैन कर रखा है। किसी भी चैनल पे हम लिटरेचर बाकी चीज़ों के मुकाबले में, दूरदर्शन छोड़, हाँ दूरदर्शन छोड़ के सिर्फ दूरदर्शन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में तो फिर भी गनीमत है, 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो देखते हैं। सारी जिम्मेदारी राहुल जी, सारी जिम्मेदारी एक हमने राहुल जी, आप सब लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप चैनलों के संपादक हैं, इन्होंने कहीं इस प्रोग्राम सारे लेकिन जानना ये चाहेंगे सब तीनों लोगों से, क्या वजह है कि लिटरेचर जो हमारा, ये आर्ट की जितनी भी फॉर्म है, फाइन आर्ट जितने भी हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए। आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वजह बता दूंगा, मतलब मुझे कोई, मैं मूलतः भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, पत्रकारिता में बहुत कम बात में है, संगीत से जुड़े कार्यक्रम जब कभी मौका मिलता है तो अपने तरीके से करता हूँ। तो वजह यह है कि हमारे ऊपर कंटेंट को बेचने का दबाव होता है, कड़वी बात है, कोई सुनना पसंद करे नहीं पसंद करे। मेरे आज भी 2 फेवरेट न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका मैं नाम आज लेकर बताना चाहूँगा, वो है राज्यसभा टेलीविजन और लोकसभा टेलीविजन। अगर मुझे कभी वक्त होता है, पहले तो हम लोग काम में कोई वक्त नहीं होता, अगर वक्त होता तो मैं देखता वही मैं क्या। कभी कभी ये जो प्यास बुझाने बुझती है हमारी, तो उसी चैनल से बुझती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत कम हुई हैं सर। देखिए, मैं जिन अखबारों में रहा हूँ, उनमें से एक अखबार ऐसा है जो हिंदी का सबसे गंभीर अखबार माना जाता था, और आज भी वो है, जनसत्ता, और उसमें साहित्य हमेशा था, आज भी है, और वो एक मानदंड जैसा है, मानक जैसा। लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर केवल एक की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी सारे अखबारों में, और सिर्फ अंग्रेज़ी में एक अखबार की बात करने का भी मतलब नहीं है। मैं दूसरी भाषाओं को नहीं, लेकिन हिंदी अंग्रेज़ी की बात कह सकता हूँ कि उनमें साहित्य की जगह घटी है, लगभग गायब हुई है। ऐसे ही जैसे हमारे जीवन में भी साहित्य की जगह मुझे लगता है घटी है और घट रही है।
और पिछली जो बातचीत हो रही थी उसमें बहुत ही मेरे लिए मज़ेदार थी और बहुत शिक्षाप्रद भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है, और मैं आपसे वहाँ सहमत हूँ, कि जो आप उसको आला अदब कहें या अच्छा साहित्य कहें, उत्कृष्ट साहित्य कहें, उसको लोगों तक कोशिश करके पहुंचाने की ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा है। क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पर और उनके वक्त पर इतने ज़्यादा और तमाम तरह और दिशाओं से हमले हो रहे हैं, उनकी दिमागी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनका जो दिमागी संसार है वो इतना भीड़ भरा हो गया है कि उसमें अब उसमें अच्छे साहित्य और अच्छे विचार और अच्छी अनुभूति की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है, क्योंकि ये सब हो रहा है। लेकिन उसकी जगह कम होती जा रही है, क्योंकि अच्छे साहित्य को प्रमोट उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जैसी उसकी ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि अदीबों की भी एक जिम्मेदारी है, अदीबों, मैंने गलत लफ्ज़ तो नहीं बोल दिया, मैं नहीं जानता, कि वो थोड़ा आगे बढ़ के इस जिम्मेदारी को भी महसूस करूं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कुछ लिखा और उसको मैं दूसरों तक सब तक पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है एक पत्रकार के नाते भी कि मैं हर अच्छी चीज़ को जो रची गई है, जो रची जा रही है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, वैचारिक साहित्य हो, उसको अपने पाठकों तक पहुँचाऊँ। वैसे ही जैसे हर ज़रूरी सूचना को और हर ज़रूरी विश्लेषण को और हर ज़रूरी समझ को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हमारी पत्रकारिता इस जिम्मेदारी से पीछे हटी है, इसमें कोई शक नहीं। और जो मेरी शिकायत है मीडिया से वो इससे जुड़ी हुई है, वो ये कि आज हम लोग इतनी जो और उसकी बड़ी वजह बढ़ी हुई और बेतहाशा बढ़ रही होड़ है, उसके कारण जो मास मीडिया है, मास तो हमेशा ही खतरनाक होता है। और बहुत अच्छी बात शायद आपने कही थी फरहत साहब ने कि भीड़, मास मतलब भीड़ बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और जो मास मीडिया है, हम सब मास मीडिया के लोग हैं, अदब मास का भी चीज़ नहीं, भीड़ की चीज़ नहीं। तो हमारे ऊपर दबाव है कि अगर हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, हमारे पास भीड़ और उसका आकार बढ़ता हुआ नहीं है, तो हमारे पास विज्ञापन नहीं आएंगे, विज्ञापन नहीं आएंगे तो मतलब पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाहें नहीं आएंगी। कुल मिला के वो सारा जो जिस अर्थव्यवस्था में हम हैं, तो उसमें लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक जाने की एक दबाव सबके ऊपर रहता है। और जो उससे पीछे थोड़ा हटा, जिसने अपने को थोड़ा सा अलग, थोड़ा महीन, थोड़ा उच्च, थोड़ा शुद्ध बनाने की कोशिश की, जैसी एनडीटीवी ने की, उसको नुकसान हुआ। मैं जिस चैनल को चलाता था उसमें मैंने तय किया कि मैं इसमें अपराध का कोई कार्यक्रम नहीं रखूँगा, मैंने नहीं रखा। उसका हमें नुकसान हुआ क्योंकि उस समय लोग कहीं और चले जाते थे। रात को 10-11 बजे के बाद आसपास सनसनी, गिरफ्तार, ये सब जो चलता है, तो उस समय आप जो कुछ भी दिखाएंगे वो उतना चमकदार, उतना खींचने वाले लोगों को नहीं होगा। तो इस सारी होड़ में, और उसके बहुत सारे कारण मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कुल मिला के असर ये हो रहा है कि पाठकों और दर्शकों की संवेदनशीलताओं को एक हम सब सामूहिक रूप से बोथरा बना रहे। उनमें जिंदगी और एहसास और विचार, इनकी बारीकियों से उनको बिल्कुल अक्षम बना रहे हैं। और बहुत एक सतहीपन, हम कुल मिला के व्यापक सतहीपन पैदा कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ शोर पैदा कर रहे हैं और लोगों को उस शोर की आदत हो गई है, लोगों को चीखने चिल्लाने की आदत। पाकिस्तान से क्या कमर्शलाइजेशन और सेंसेशनलिज्म टोटल नाम नहीं हो गया मीडिया का? जी, मजबूरी ये है कि हम सबको आदत है सस्ते मीडिया की, माफ कीजिएगा, और ये एक तरफा मामला नहीं है। जब तक समाज को कम से कम 2 रुपए में 20 पन्ने का अखबार चाहिए और उसको 10 रुपए में एक पूरा चैनल चाहिए, तब आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये हम नहीं कर सकते, वरना एक अखबार की कीमत, लागत, ज्वलंत यहाँ बैठी है बता देंगे आपको, 25 रुपए आती है। पाकिस्तान में तो कवर वैल्यू जो है, कवर प्राइस जो है दुनिया के, मैं समझता हूँ कि ज्वलंत आप बताइएगा कि दुनिया में, शायद सारी दुनिया में सबसे सस्ता मीडिया हिंदुस्तान में, चैनल हो या अखबार हो या पत्रिकाएं हो। आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
बांग्लादेश तक में हमसे महंगे अखबार। और बहुत वैलिड पॉइंट है। और अब जो उसमें मैं एक बात जोड़ दूं जो राहुल जी ने कहा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब इसमें ये फॉर्मेट आने के बाद ये जो चमत्कार है, तो अब मतलब सबको वो फॉर्मूला चाहिए जो इस कॉस्ट का भी 1/4 हो। अब तो लोगों को मुफ्त मिल रहा है। बड़े ही मतलब बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। एक अति प्रगतिशील बड़े ग्रुप ने और ने ये कहा अपने पत्रकारों से, आप इंटेंसिटी और रिसर्च और भाषा और साहित्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई आप सब लोग ये बताइए कि हफ्ते में 3 ट्विटर क्या देंगे। जरा सुनिए, देखिए बड़े गंभीर, मतलब अमेरिका के दौर से गुजर चुका है, आप सब लोग जानते हैं। 3 ट्विटर क्या देंगे और उसके हिसाब से आप हमको 3 ब्रेक्स क्या देंगे, मतलब जो भी आप खबर ला के देंगे। तो अब ये एक बहुत बड़े संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सबसे बड़े, बल्कि बिल्कुल सही कहा आपने, तो उसमें जितने भी 25 से लेके 30 या 35 उस एज ब्रैकेट के जर्नलिस्ट हैं, उनको एक सरल संदेश ये दे दिया कि ये लिखने पढ़ने की आदत कृपया त्याग दें। Because now you're being asked to produce your knowledge of journalism in limited alphabetical characters. That is what Twitter is. एक बात और आखिरी थोड़ा सा बात फिर वो जी कि अभी साल भर पहले एडवर्टाइजिंग और नॉन एडिटोरियल मीडिया का जो सबसे शक्तिशाली, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है सर मार्टिन सॉरेल। मार्टिन सॉरेल WPP के चेयरमैन हैं वर्ल्ड वाइड, और WPP दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, जिसमें मतलब पूरे उनसे ज़्यादा ताकतवर मीडिया में कोई नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आई थिंक द टाइम हैज कम वेयर गुड कंटेंट विल हैव टू बी सपोर्टेड बाय नॉन कमर्शियल एक्टर्स। तो अगर मार्टिन सॉरेल ये कह रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आजकल दुनिया के जो अच्छे, जो दुनिया का मानक है अच्छे अखबारों का, न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स को जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट बिक चुका है, टाइम मैगजीन बिक चुकी है, BBC खत्म हो रहा है, BBC की हालत। तो जितने भी जो अच्छी पत्रकारिता के मानक थे, दुनिया जिनकी नकल करती थी, आज वो उनके लिए जिंदा रहना कठिन है, और वो नए नए बिजनेस मॉडल तलाश रहे हैं। क्योंकि सब कुछ एक हम लोगों को एक चैनल पे एक खबर करने में, आप जानते हैं कि शायद औसत लागत कितनी आती होगी, 25,000 रुपए या 10,000 रुपए, वो लोगों को मुफ्त मिल रही है। एक अच्छी खबर अखबार में करने में 5,000, 10,000, 25,000 कुछ भी लग सकता है, इन्वेस्टिगेटिव है तो और ज्यादा लगेगा, लोगों को मुफ्त चाहिए। तो हु विल पे फॉर कंटेंट, ये समस्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं। मैंने जिससे कहा, मेरे ऊपर अक्सर दबाव रहा है मूलतः मार्केटिंग के लोगों का कि मुंबई के मेरे पुराने कई सारे अजीज मित्र हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, तो उससे जुड़े कोई कार्यक्रम वगैरह, कभी कभी संगीत वगैरह का मुझे बहुत शौक है, करता हूँ। तो मैंने कोई रेगुलर प्रोग्राम करने से मना किया, तो एक दफ़े मुझसे कहा गया यार ऐसा मत करो। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कोई हमारे यहाँ पे तो जैसे उन्होंने आपने कहा, राहुल देव ने आपने कहा, हमारे यहाँ पे तो कोई निजी सवाल तो किसी से पूछने नहीं देता, ना नेता से ना अभिनेता से, तो फुल स्टेज मैनेज नौटंकी होती है, तो विच इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, बेचारा मार्केटिंग में लगा है, सर कर दो सर, क्या सलमान दोस्त है आपका, कर दो, एक तो प्रोग्राम तो दिख ही जाएगा ना तुरंत। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ और अपनी बात से खत्म करूँगा यहाँ पे। हम लोगों को किन्हीं भी कारणोंवश जिस भी संस्थान से आप काम करते हैं उसके लिए बहुत इज्जत रखनी चाहिए। जिन कुछ लोगों का नाम आप लेते हैं या प्रोग्राम, हमें, मैं कैसे उसको बोलूँ, हमारे कार्यक्रमों को एनुअल डील्स मिली हुई है, स्पॉन्सरशिप, तो इसलिए बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, इसलिए अपने दिल से जैसा होता है वो दबा के बोलते हैं, हिचकिचाहट के बगैर बोलते हैं।
वरना अगर आंकड़ों के आधार पर हमें कोई बेचने निकल जाए तो मूंगफली के दाम भी ना बिकूं मैं। सही कह बताइए, ऐसा नायाब बादाम कह रहा है कि ये रियलिटी जो आपको मालूम है की बात देखिए, मीडिया सारा का सारा होता जा रहा है, और जिन हाथों में हम आम आदमी भी देखता है कि धीरे धीरे मीडिया किन हाथों में जा रहा है और जिन हाथों में जा रहा है उन्होंने इससे पहले क्या किया है और उन्होंने अब क्या करना है। लेकिन बहरहाल सर, हम एनडीटीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखते रहते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन गनीमत ये है कि बारिश पे तो कभी भी नहीं होते जो बाकी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ आलोक भी इसका जवाब दे। आलोक जी, आप बताएंगे। मैं एक्चुअली आपके सवाल से शुरू करता हूँ जो आपने पूछा था। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। जब मैंने अपने पत्रकारिता करियर को शुरुआत की तो 1980 में ट्रेनिंग था, लखनऊ था। तो जैसा ही जानते हैं, जब कोई नया पत्रकार आ जाता है तो उसको जो सबसे निकृष्ट काम होता है वो दिया जाता है। और उस समाज का सबसे निकृष्ट काम ये था कि भाई कुछ फंक्शन का कार्ड आ गया है, रविंद्रालय में कुछ संगीत प्रोग्राम है, जब चले जाओ कवर करना। तो हम जाके उसको कवर कराए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका मेंटर कौन। एज यूजुअल मेरी संगीत के बारे में कोई नॉलेज थी, मैं तो गया कार्यक्रम में क्या हुआ संगीत के अलावा मैंने सब कुछ लिख दिया उसमें और छप भी गया। तो हमारे जो न्यूज़ एडिटर साहब थे, उन्होंने, बल्कि चीफ साहब थे, उन्होंने हमको बुलाया, बोले यार तुम ट्रेनिंग हो, यहाँ तो अखबार में ऐसी कुछ होता रहेगा, रोज तुमको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, ये तुम्हारे हक में है कि तुम अगर, क्योंकि अगले 5-6 महीने तुम्हें यही मिलने वाला है, क्योंकि आप सीनियर हो नहीं, जितने सीनियर लोग वो बड़े असाइनमेंट में जाएंगे, तुमको ऐसे ही कुछ मिलने वाला है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए तुमको कुछ खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करूँ, अब मैं कोई संगीत तो शिक्षा तो लेने जा नहीं सकता। बोले नहीं, भातखंडे में एक म्यूजिक एप्रिसिएशन कोर्स होता है, शाम को दोपहर में कभी इस वीकेंड में जाके उसको कर लो। और कोर्स भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, सिर्फ 2 महीने का कोर्स था। हमने भातखंडे कॉलेज में जाके 2 महीने का वो क्रैश कोर्स समझ लिया, कम से कम ताल लय सुर तो समझ में आ गया। वही रिपोर्टिंग मेरी जब मैं 6 महीने के बाद मैंने करना शुरू किया तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मेरा वो एक ताकत बना। हमारे कौन से संपादक हैं, हम खुद ही इतने दिनों से इतने अखबारों चैनलों में रहे, क्या आप रियली अपने जो मातहत हैं उनमें कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं? कोई नहीं। वो कैसे बेहतर बने उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई बहुत बढ़िया किस्म का कोई टैलेंट इंस्टीट्यूट चलाते हो, हमने भी चलाया, आपके भी चलते हैं, वो सिर्फ पैसे लेने की मशीन है। उसमें कोई चीज़ ऐसी सिखाई नहीं जाती जिसको आप ये कहें कि एक आदमी में। हमने पहले जर्नलिज्म शुरू किया, हमको तो सारे दे दिया गया था, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ना नहीं, कौन सा पत्रकार पढ़ रहा है बैठ के। तो फैक्ट ये है कि जिस तरह का प्रोडक्ट और जिस तरह का हमारा टैलेंट जो तमाम सारे अखबारों और चैनलों में आ रहा है, वो सिर्फ ग्लैमर में आ रहा है कि अभिज्ञान प्रकाश बनना है। अभिज्ञान प्रकाश या राहुल देव बनने के लिए उन्होंने स्ट्रगल क्या किया है, इसके बारे में कोई पीछे नहीं आना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, हर आदमी ने एक अपनी लाइनें खींच दी। भाई पैसा लेना ही अगर पत्रकारिता है तो आप पत्रकार क्यों बन रहे हो? एमबीए करो, किसी बढ़िया हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में जाके नौकरी करो। तो हमारे दोस्त जो सामने बैठे हैं, एक्चुअली इनकी जो जमात है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप सलमान खान से कह के आप एक प्रोग्राम बना लीजिए। दूसरी बात है, हर संपादक को अगर आज 50 लाख मिलता है तो अगले साल 1 करोड़ मिलना चाहिए, 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। तो ये जो सैलरीज का स्ट्रक्चर है वो आपको तरफ करेगा ही। आदमी को अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करना पड़ेगा। मैं पहले ये तय कर लूं कि मैं पैसे के पीछे भागना है या मुझे सही पत्रकारिता करनी है। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ और बगैर किसी चैनल और अखबार के कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि जहाँ मैं कर रहा हूँ बड़ा सक्सेसफुली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अगर ज़रूरतें उस अमाउंट में पूरी हो रही हैं तो उस दौड़ में नहीं जाना चाहता जो प्रॉफिट की दौड़। मेरा काम चल रहा है, मैं अपने एम्प्लॉइज या अपने सहयोगियों को तनख्वाह दे रहा हूँ, मेरा अपना खुद गुजारा चल रहा है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, आई एम हैप्पी और आई एम डूइंग मीनिंगफुल वर्क। लेकिन अगर मैं इसी दौड़ में चाहूँ, आज मुझको इस साल मेरे पास 1.5 करोड़ आए, अगले साल मुझे 10 करोड़ कैसे कमाऊंगे, फिर मैं सारे वो रास्ते अख्तियार करूंगा कि वो 10 करोड़ की जोड़ तोड़ के somewhere somebody has to draw a line। और हमारे इस कंट्री में या हमारे इस पत्रकारिता जगत में इस ड्रॉ करने लाइन खींचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पूछना चाहता हूँ, मैं खुद संपादक चैनलों में रहा, क्या 3 से 4 में क्या कमर्शियल प्रेशर है आपके ऊपर? आप म्यूजिक का शो, म्यूजिक का प्रोग्राम 3 से 4 में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
लेकिन करने की मानसिकता वो किसी को ऊपर बैठे व्यक्ति को करनी पड़ेगी, हमने की है। और ये सारी एक्चुअली सोच का विषय है। हाउ, जैसे ऊपर जो संपादक लोग बैठे हैं, जो उस चैनल को चलाने वाले, अखबार को चलाने वाले हैं, वो उस पर कितना प्रायोरिटाइजेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज तो हर चीज़ बिकने के लिए तैयार है, हर चीज़ बिक गई। पासवान साहब ने इतना बढ़िया भाषण दिया, बेहतरीन भाषण दिया पार्लियामेंट में, कास्ट के ऊपर या कास्ट के खिलाफ दिया। कहाँ हमें देखने को मिला, क्या डिबेट हुई इसके ऊपर? कोई डिबेट। तो ये सारे विषय हैं जो पत्रकारों को, पत्रकार संपादकों को और जनता को सबको सीखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो जाएगा। आप जब कहते हैं पाकिस्तान में कि जैसे अदीबों के लिए कहा गया कि फलां को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, फलां को ये हुआ है, ये हुआ है, ये चीज़ हुई है, उसके लिए आप 10 मिनट का प्रोग्राम करें तो जवाब मिलता है उस प्रोग्राम के लिए इतनी हमें कमर्शियल नहीं मिलेगी जितनी फिल्म स्टार मीरा के लिए मिलेगी। हमें कमर्शियल नहीं मिलेगा तो हम चला नहीं सकते। हम इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। प्रोग्राम नहीं। देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को तनख्वाह देनी है, चैनल चलाना है, उसको बढ़ाना है, विस्तार करना है। लेकिन जिसे कहते हैं बैलेंस, दोनों की चीज़ में बैलेंस की आवश्यकता है। मुझे लगता है वो बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मेरा भी जाना होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। विज्ञान जी का उसमें भाषण चल रहा है, आपका चल रहा है, रवीश का चल रहा है, बरखा का चल रहा है, ये जितने कामयाब जर्नलिस्ट हमारे हैं, राजदीप सरदेसाई का चल रहा है, हम भी कामयाब सब कामयाब होंगे। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना आप वहाँ से पढ़े हैं, ना आपने मास कम्युनिकेशन वहाँ से किया है, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिहार में, कश्मीर में, कहीं भी दूर आपको ये देखिए, ये है जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म अगर आप करेंगे तो आप ये बनेंगे, रवीश कुमार बनेंगे, विज्ञान बनेंगे, राहुल देव बनेंगे, फला बनेंगे। वो इस तरह एक तरह से ये इंडस्ट्री बन गई है। तो अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि लाखों रुपए इस तरह लूटे जा रहे हैं, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट ये दिखा रहा है आपकी तस्वीर जिसका आपसे कोई सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन आपकी तस्वीर पे ये सब कुछ चल रहा है। आपने अच्छा के बता दिया, अभी कम से कम उसमें ट्रेन करेंगे। मैंने एक बार किसी को भी बताया, मैंने कहा देखिए भाई क्या हो रहा है, उस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं? कहते मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हो रहा है ऐसा। और आप ये देखिए कि आपको आप बनने में कितना वक्त लगा, उस बेचारे स्टूडेंट को नहीं पता है। वो तो टीवी पे बहुत खुश हो रहा है, अरे अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये एनडीटीवी पे चला जाऊंगा, मैं फलां चैनल में चला जाऊंगा, कल मेरा भी यही हाल होगा, तो बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन सर 47 से पहले ना मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट थे, ना इतना कुछ पढ़ाया जाता था कमर्शियली। जो लोग खुद तालीम हासिल करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन मीडिया कल और आज, कल का मीडिया मुझे लगता है कि कुछ बेहतर था। अगर अखबार उस जमाने की, टीवी तो नहीं था ही नहीं, लेकिन अखबार उस जमाने के आप उठा के देखें तो सर आपको हर चीज़ मिलेगी उसमें। आपको न्यूज़ भी मिलेगी, आपको लिटरेचर भी मिलेगा, आपको दुनिया भर सियासत भी मिलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे सर कुछ चीज़ें जो हैं वो अपना वजूद खोती जा रही हैं। किससे है सवाल? सभी से। बता दें किस क्रम से आप तो चला रहे हैं। आपसे ही शुरू करूँगा। मैं इंतजार कर रहा था आप कब इस पे आएंगे। जी देखिए क्या है कि हम सब लोगों को नॉस्टैल्जिया बहुत प्यारा होता है, और माजी हमेशा ज़्यादा सुनहरा, जादुई अच्छा लगता है और सुरक्षित और प्यारा लगता है। और मीडिया के बारे में भी बहुत सारे लोगों को, कई बार मीडिया वालों को भी ये खुशफहमी है कि मीडिया का कभी कोई एक स्वर्ण काल था। ये बात है, मैं भी ये सुनता हूँ बहुत लोगों से। साहब पहले तो ये मिशन होता था, प्रोफेशन होता था। ये बहस मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता में, तो मैं जब दाखिल हुआ था और हम सब के लिए, तब उससे पिछले 10 साल से तो मैं उसकी गोष्ठियाँ चल रही थी जिनमें मैं बहसियत एक दर्शक के जाता था। ये तो पढ़ाई हमारे ज़माने में होती है आपके ज़माने में क्या? तो एक ये इससे थोड़ा बचना चाहिए। ये सही है कि पहले बहुत चीज़ें थी, ऐसी थी जो अब नहीं है, लेकिन आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। तो इससे कोई फायदा नहीं है। अब हम वापस लौट के नहीं जा सकते किसी भी क्षेत्र में। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले इतनी होड़ नहीं थी, इसलिए समझौते करने की इतनी ज़रूरत और दबाव नहीं था। कुछ बुनियादी चीज़ों पर हम अगर बात करें तो बेहतर होगा कि हर समाज की किसी भी एक
चीज़ की, वो चीज़ हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी आप उसको नाम दें, उसको पचाने की एक ताकत होती है। ज़्यादा खाने से जो एक अपच होता है, तो भारत में और कई देशों में भी मीडिया का एक अपच हो रहा है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, भूख से ज़्यादा खा लें, तो अभी सैचुरेशन से भी मामला बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि इस समाज को और देश को ना तो इतने अखबार चाहिए, ना इतने चैनल चाहिए, ना इतने FM स्टेशन चाहिए, ना इतने रिसाले या पत्रिकाएं चाहिए। पत्रिकाएं तो खैर मर रही हैं धीरे धीरे, तो उनका ज़माना तो गया। और अभी अब वेबसाइट्स ले रहे हो, उतनी भी नहीं चाहिए जितनी अभी हो चुकी हैं, और अभी तो और पता नहीं कितनी 100 गुना और आएंगी। तो ये जो विकल्पों का बेतहाशा बढ़ना है, उसने एक अस्वस्थ होड़ पैदा की है। होड़ से तो बच नहीं सकते, होड़ तो होनी ही चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। तो जब और सब लोग इस अखाड़े में आ गए हैं और सबको जिंदा रहना है, सबको पैसा कमाना है, तो फिर मर्यादाएं, फिर पत्रकारी गरिमा, फिर पत्रकारी जिन्हें हम मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं, अच्छी पत्रकारिता, ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। और सबके ऊपर, इसलिए मार्केटिंग वालों के ऊपर उनके मालिकों का दबाव रहता है, सब रेवेन्यू पैदा करो। मार्केटिंग वाले तो हम लोगों से भी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं चैनल चला भी चुका हूँ, सहयोगी राव में जानता हूँ, और जगह भी तो मालूम है। तो असुरक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मालिक भी असुरक्षित है, मार्केटिंग वाला भी असुरक्षित है, संपादक भी असुरक्षित है, जो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो अंदर से उसकी हैसियत क्या होती है हम सब जानते हैं। अखबार हो या चाहे चैनल हो, वो भी एक नौकरी पेशा इंसान है। लेकिन और माल नहीं, उसको जिंदा रहना, माल भी चाहिए, लेकिन उसको जिंदा रहना। कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट नहीं चाहिए? इंक्रीमेंट और होता है, नहीं, और मुनाफा कमाना और होता है। मुनाफा सब नहीं कमाते। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि 95% चैनल, कम से कम 90 से 95% चैनल घाटे में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ब्लीड कर रहे हैं। और वजह तो बताइए थी, चलिए खुले क्यों? मैं यही कह रहा हूँ। उसके अब देखिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, अलग अलग उसके वजूहात हैं, लेकिन इतने पहली बात यह कि एक बंधन और एक सीमा होनी चाहिए कि कितने चैनल खुल सकते हैं, कितने चैनल नहीं खुल सकते। ये सरकार के काम की जिम्मेदारी है कि वो 800 चैनलों के लाइसेंस जब जारी करेगी तो ये होगा। तो वहाँ भी एक वो चाहिए। मीडिया में पत्रकार का आना अब ये अच्छी बात हो गई पहले से ज़्यादा, कि इसके लिए हो गई वही किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री लेके आप आते हैं, तो वो एक न्यूनतम अर्हता योग्यता बन गई है। पहले हमारे ज़माने में नहीं थी। इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। पहले आज की तुलना में कहीं ज़्यादा भाई भतीजावाद, कहीं ज़्यादा मीडियोकर लोग आते थे। आज मैं पाता हूँ कि बेहतर बच्चे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जिनका जो शौक से आ रहे हैं इसमें, इसलिए नहीं कि कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, 3rd डिवीजन में कहीं रहे और उसके बाद आप आगे पत्रकार बन गए, इसकी कोई जानकारी। ठीक है, तो मैं इससे सहमत नहीं। तो ये एक हर जगह एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब पुरानी हो जाती है, ये अच्छा है, इसमें भी मानक होने चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, लेकिन इस हद तक सर मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता की शिक्षा देने में भी, का लाइसेंस देने में ज़्यादा सख्ती बरती जानी चाहिए। चैनलों अखबारों को खोल के मालिक बनने में भी ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। सबके लिए आसान ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए खेलने का है तो आप मीडिया मालिक बन जाएं, क्योंकि आपको वो चाहिए, इधर मैं मीडिया मालिक बन के वो आकर चाहिए, आपको पहुँच चाहिए। जैसे पत्रकारों पर आज एक हम उनसे न्यूनतम योग्यता की मांग करते हैं, वैसे ही मालिकों की भी एक न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए, वैसे ही इन शिक्षा संस्थानों। विज्ञान जी, आप कुछ कह रहे हैं? बहुत राहुल जी ने कहा, उस पॉइंट को दोहरा दूं, और आपके लिए मैम खास तौर पे, क्योंकि ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ी हकीकत है कि भारत सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति ने ना इस बात की सोच रखी, ना विजन रखा कि जब ये बूम करेगा इसको आप कैसे हैंडल करोगे। आपके यहाँ भी है, मैं जानता हूँ आपके मुल्क बड़ी यात्रा हुई है, तो
जब आप, मुझे तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल्स भी पता है, जब आप उस कीमत पे पकौड़ी वालों को, दालमोट वालों को बांटने लगे चैनल का लाइसेंस, तो आपने रियलाइज ही नहीं किया कि, और ये दोनों के साथ हुआ है, न्यूज और जीईसी दोनों के साथ हुआ है। पहला तो ये पॉइंट है, जब तक आपको रियलाइज हुआ तब तक आपके समझ में ही नहीं है कि आप हैंडल कैसे करें। इतनी ताकतवर इंडस्ट्री है, उसमें फिर पॉलिटिक्स घुस गई। आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया, पहली गलती। दूसरा जो आपने कहा, तो इंस्टीट्यूट कहीं भी यूज करो, बस जैसे आलोक जी ने कहा, बता देना भाई पैसे की गलती में हम लोग जीते हैं यार, तुमसे कम कुछ तो मांग लेंगे। दूसरा एक पॉइंट मुझे भी पॉजिटिव लगने लगा है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम में नौजवानों को रखूं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हों, कहीं से, थोड़ा थोड़ा उनमें नए आइडियाज हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही कि आप, चूंकि फिल्मी जिक्र मैंने किया था, मैं कई सारे मित्रों से कहता हूँ अपनी पहली पिक्चर के फ्रेम से बाहर आओ। कि पत्रकारों को ना अपने पहले वाले फ्रेम से, मतलब मेरे हमारे जमाने में तो साहब ये होता, हाँ, मैं आपको, अब ये लोग को यकीन नहीं मानेंगे, बड़ा टेक सेवी नहीं था। तो मैंने एक छोटे से बच्चे की तरह, मैंने एक्चुअली एक ट्यूटर रख के सीख लिया। मैंने भाई सिखाओ, मेरे पिताजी नौकरी चाहिए, ये तो चली जाएगी। तो यू नो फॉर मी मेनी इयर्स आई वाज नेवर एक्टिव ऑन फेसबुक और एनीथिंग, तो सब सीखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, यंगस्टर्स आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, कंटेंट की शार्पनेस का एलिमेंट भी सिखा रहे हैं। आपको उनको क्या देना है, आपको उनको परिपक्वता देनी है, अपने तजुर्बे की मैच्योरिटी देनी। जैसे क्रिकेट टीम में होता है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बिटवीन एक्सपीरियंस एंड टीम, तो आपको वो रोल प्ले करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा उसके बाद, कि एक दफे मुझे किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करना था, तो हमारे साथ जो लड़का गेस्ट कोऑर्डिनेशन कर रहा था, बेचारा बहुत यंग सा बच्चा, उसको मुख्यमंत्री के पीआर वालों ने, जो सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, उससे कहा सवाल बताइए। तो बेचारा भोला सा लड़का, उसने सवाल एक्चुअली मेल कर दिए। मैं इंटरव्यू करने पहुंचा तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप से तो इन सवालों पर आपने चर्चा ही नहीं की। तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगा आपको, मैं किस सवाल पर चर्चा करूं। तो बेचारे ने लाके ईमेल दिखा दिया मुख्यमंत्री ने। मैंने उसको वहीं खड़े खड़े लड़के को फायर कर दिया, तो उसको हटा दिया काम से। फिर वो आया, तो फिर मुझे बाद में हफ्ते 10 दिन तक मैंने बात भी नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी उम्र थी 23 साल, वो प्रभाव में आया। तो फिर मैंने उसको वापस रखा। आज वो लड़का मेरे साथ काम करता है, तो मैंने उसको बोला, तो ये तुम्हारे लिए एक सबक है। तो हमको भी हमारी जो इंफॉर्मेशन या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उस जनरेशन से इम्पार्ट करने की जरूरत है, उनको देने की जरूरत है, उनको किक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, पत्रकारिता कैसा मीडियम है, पत्रकारिता, जैसे मैं सेल्फी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बुलाया, वो होंगे भाई एक्साइटेड प्रधानमंत्री के साथ, उड़ावा मार नहीं है। सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता है, कोई ऐसा व्यवहार नहीं। सवाल का जवाब दे जी दीजिए। सर। हमारे यहाँ ये जो कमर्शलाइजेशन अखबारों की है, इतनी बड़ी है कि जो उसके प्रोपराइटर्स हैं, वो उन्होंने एडिटर रखने ही छोड़ दिए, ग्रुप ऑफ एडिटर बना दिया, ग्रुप ऑफ बना दिया है। और जो एडिटोरियल हम फैज साहब का पढ़ते थे या मजहर अली खां का पढ़ते थे, अभी वो एडिटोरियल नसीब नहीं है। आपके यहाँ भी इस तरह की पॉलिसी? हमारे यहाँ तो ये हालत है कि 14 अखबार मेरे यहाँ आते हैं, और जोरिंद जी की वजह से पहले 6 पन्ने तो मैं विज्ञापन देखता हूँ, तो ये 7वें पे अखबार शुरू होता है। ये रोज की आदत है, आप समझ रहे हैं? जहाँ खबर होनी चाहिए थी वहाँ 7वें पर, तो जब मुझे पता चल जाता है कि वॉशिंग पाउडर से लेके वॉशिंग मशीन की कौन कौन सी स्कीमें हैं और किसकी पिक्चर लॉन्च होने वाली है, उसके बाद न्यूज आती है। 7वें सफे पे जी जी, हमारे यहाँ 2 बड़े अखबार मीडिया के, सबसे बड़े 7वें अखबार। सफे पे आते हैं। जी, एक हमारे यहाँ 2 काल हैं, जिस पीरियड तय करते हैं ना इतिहास में। तो एक है प्री समीर जैन इंडियन मीडिया, एक है पोस्ट समीर जैन इंडियन मीडिया। तो पोस्ट समीर जैन इंडियन मीडिया में संपादक नाम का जानवर अब नहीं पाया जाता, वो कहीं मिलता है क्या? विलुप्त तो होने वाला प्राणी है, एक्सटेंट मिलता भी नहीं। उससे पहले पाया जाता। राहुल जी
मेरी आपसे बातें बहुत हो गई, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे या बातचीत करना चाहेंगे, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी प्लीज प्लीज। हाँ नहीं कैसे खोलेंगे। हाँ हाँ एक्चुअली दो बात पूछनी जी। पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन प्रचार बहुत है, तमाम चैनल्स बिक गए हैं इन दिस लिस्ट या पॉलिटिकल हाउस के दौरान, तो क्या मीडिया बनेगा उसमें, क्या करेंगे। दूसरी बात, जो खबर हम लोग डेली जूझते हैं, जैसे कि 2 सितंबर को हिंदुस्तान भर में सबसे बड़ी आजाद हिंदुस्तान की स्ट्राइक हुई, तमाम ट्रेड यूनियंस में हिस्सा लिया, उसकी खबर झलकी नहीं आई। APJ अब्दुल कलाम का जिस देहांत हुआ, उनकी झलकी नहीं आई, इंद्राणी मुखर्जी का नंबर चलता रहा, मार्च बस गया। तो मतलब ये सब क्या है, क्या? हाँ, बड़े स्वाभाविक से सवाल है आपके। एक तो होल्डिंग्स के बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है, मतलब संस्थान से जुड़ी हुई, तो किसकी क्या होल्डिंग्स हैं, मेरे हिसाब से सब लिमिटेड कंपनीज हैं, तो उसका तो एक ही जरिया होता है कि वो जो आपको सार्वजनिक तौर पर बताते हैं, जो उनको बताना होता है, आप उससे पता करें। इंद्राणी पर राहुल जी डांटेंगे मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने आज तक उस विषय पे कोई कार्यक्रम नहीं किया, बाकी का मुझे मालूम नहीं। अरे राहुल मिला तो शायद अंदाजा था कि क्या होगा, तो जैसे ही मुझे सौरभ जी ने बता दिया कि प्रधानमंत्री चले गए, तो फिर मैं गया। तो मैं पूरे पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज की ड्रामेबाजी में मैं पूरे मीडिया के बिहाफ पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता, तो बहुत हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं, क्योंकि वो बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में रिमोट की ताकत है, वो उसे बदल दें। तो मनोरंजन देखने का सबको शौक है। 2 बड़े मूल प्रश्न हैं यहाँ पर विकसित समाज की, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। हमारे यहाँ मीडिया जब जन्म ले रहा था, पहली बात तो किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हम एक बहुत बड़े सूचना के युग से गुजरने वाले हैं, इंफॉर्मेशन बूम होगा, तो ये किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया। दूसरा, कोई ये नहीं तय कर पाया कि विश्व में, खास तौर पर अमेरिका और इंग्लैंड में, मीडिया के अपने अपने मॉडल्स अलग हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ हो गया न्यूज, टैबलॉइड नॉन टैबलॉइड का ज्वलन जी बैठे, ये मार्केटिंग के बहुत वरिष्ठ लोगों में से हैं, तो उसकी दरें तक नहीं तय हो पाई। मैं किसी व्यक्ति विशेष के चैनल का नाम नहीं लूंगा, तो अब साहब सब कुछ यहाँ पे न्यूज चैनल हो गया है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है भाई, अमेरिकन मीडिया क्या है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच वर्टिकली स्प्लिट है, ठीक है। ब्रिटिश मीडिया क्या है, टैबलॉइड नॉन टैबलॉइड मार्केट्स हैं। तो हमारे यहाँ तो ये तय नहीं हुआ, आप समझे। तो अब सब कुछ मीडिया है, तो भाई जब सब कुछ मीडिया है तो मेरी बड़ी विनम्र आपसे गुजारिश है कि मैं सब कुछ के बिहाफ पे तो जवाब नहीं देने लगा, ठीक है। अब कौन सेल्फी खिंचा रहा है नहीं खिंचा रहा है सेल्फी, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, किसी बीजेपी के नेता ने मुझसे कल कहा कि मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोग तो कहने में मुझे हिचकिचाहट और शर्म हो रही है, तो मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, तो मैं क्या करता, प्रधानमंत्री को SMS कर देता, अगर देखो यार तुम्हारी क्या पॉपुलैरिटी। सो इसी दीज आर वेरी, एज ही सेड ना, ये सब ग्रे एरियाज है। अल्टीमेटली मैटर विल इंटायरली डिपेंड ऑन द फैक्ट व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका क्या है। घटनाएं वही 26/11 रहेगी, घटनाएं वही सुनामी रहेंगी, घटनाएं वही कोई चुनाव रहेगा, घटनाएं वही कोई बिहार का मसला रहेगा। आप किस पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, डिबेट वही रहेगी इंटॉलरेंस की। तो पर्सपेक्टिव का सवाल है। तो हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब बाकी मुल्कों के मुकाबले, तो हमें कम से कम इसको तय करना है, उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी व्यूअरशिप तय कर लें कि भाई इनको ये वाला देखने का मजा आ रहा है तो वो वाला देखें, कोई आपस में बातचीत कर सकते मैं हैं। आपकी तरफ आता हूँ, बस लोग जी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाएं, तो फिर उसके बाद आपस में वो गुफ्तगू होगी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी मीडिया है उसका दखल, जैसे मैंने भी पूछा, वो ठीक है कि सियासतदानों पे उसका दखल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे व्यापक घोटाला, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई घोटाला हुआ है, और उस घोटाले पे ठीक है आपने कुछ दिनों कुछ चीज़ें चलाई, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कोई नई चीज़ आ जाती है और फिर आपका का सारा ध्यान उससे हट के फिर दूसरी चीज़ों की तरफ लग जाता है, फिर कल कोई तीसरी चीज़ आएगी तो आप फोकस नहीं कर पाते। हम लोग जो इतना बड़ा घोटाला हुआ
उसके ऊपर मुझे मुश्किल से लगता है, कैंडिडेट पे मैंने बहुत सारी डिबेट देखी, आपकी भी, रविश की भी, जिस तरह होनी चाहिए थी सर बड़े घोटाले का जो पर्दाफाश आया तो मीडिया ने ही किया, मीडिया से ही हमें ये सब चीज़ें पता चली, लेकिन उसके बाद मीडिया ने उस पर पर्दा भी डाला एक तरह से। तो मीडिया इस वक्त पता नहीं सियासतदानों पे दबाव बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, लेकिन आम जो लोग बेचारे टीवी चैनल देखने वाले हैं वो तो कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे आप फरमा रहे हैं सर कि वो आदमी चैनल बदल दे, जो एक चैनल बदले और दूसरा जो देखे तो उसमें भी वही चल रहा होगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि दो हमारे पास ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जो जिनसे लोग की ख्वाहिश होती है कि सेल्फी खिंचवाएं, सिर्फ मैं ये कहता चेहरा हूँ जिसके पास कोई सेल्फी का ऑफर नहीं रहता। मेरे ख्याल से राहुल जी ने शुरुआती तौर पर बहुत अच्छी बात कही और मैं इसमें 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा, तब मैं व्यापक घोटाले वगैरह के बारे में। मुझे लगता है कि हम बहुत सारे अपने जो आउटकम्स हैं या जिसको हम कहते हैं कि ये ऐसा है, वो बहुत कम लोगों की या बहुत कम सूचना के आधार पर उसको ये घोषित करना चाहते हैं कि ऐसा ही हिंदुस्तान सोचता है, ऐसा ही मीडिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया, मुझे इस पर आपत्ति है। हिंदुस्तान का सारा मीडिया ना, हिंदुस्तान का सारा मीडिया जो दिल्ली में कुछ चंद लोग हैं या कुछ 50-60 लोग जो कल बीजेपी के भीतर में रहे होंगे, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, इस पे मेरा विरोध है। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मीडिया में काम करने वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना है। दिल्ली में हो सकता है इजी जर्नलिज्म हो, दिल्ली में हो सकता है पावर स्ट्रगल हो या पावर नेक्सस हो, बट ऐसा संभावना जिले के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे नहीं है। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, अभिज्ञान ने भी आपको बताया कि भी बहुत ट्रैवल करते हैं। किन हालातों में प्रदेश में पत्रकार काम करता है, इसका शायद दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को या संपादकों को इसका कोई एहसास है। उत्तर प्रदेश लेती, क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता आप कर सकते हैं जो आज जो भी सरकार वहाँ है या इससे पहली सरकार जो थी? मुझे लगता है आज सारा पत्रकार और उनके संपादक और उन संपादकों के ऊपर उनके मालिक जिस प्रकार का उनके ऊपर दबाव है, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी, जितने भी एक बार हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में निकलते हैं या मध्य प्रदेश में निकलते हैं और किसी भी प्रदेश में निकलते हैं, वहाँ के पत्रकार को वाकई में कोई आज़ादी है कि वो बात बता सके। नंबर 1। नंबर 2, कुछ टीवी चैनलों को देखकर ये संभावना है कि 24/7 चैनल है, कंटेंट का बहुत प्रेशर है और रेपिटेटिव बहुत है और अक्सर जिसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी वाली भी बात है। और विज्ञान ने बिल्कुल साफ कहा, अगर आपको उस कंटेंट से नाराजगी है आपको, आप चैनल को बदल, रिमोट आपके हाथ में, बट ऐसा भी नहीं होना। लेकिन टोटल चैनल्स के टोटल व्यूअरशिप को अगर लें तो वो परसेंटेज क्या है हिंदुस्तान का? एक तो है, हम कहते हैं हमारी रीच है, रीच ठीक है, आप कह सकते हैं मेरी 90% रीच है, बट क्या सारे चैनल्स को मिला के क्या इतने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं देश में? मैं ऐसा नहीं। नंबर 2, हमारा जिस प्रकार से एम्पावरमेंट हुआ है, सिटीजन का जैसे एम्पावरमेंट हुआ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने आपको एम्पावर किया है, ऐसी बहुत सारी खबरें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे नहीं लगता है मुझे अखबार या टीवी सुनने या देखने की ज़रूरत है। मेरे पास वो खुद ब खुद आता है। तमाम सारे मेरे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मैं एक, यानी कि मैं एक आम इंसान, आम आदमी, मैं कहीं ना कहीं आज पत्रकार भी बनता जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल पत्रकार क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन को देना और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को देना और ऐसी बात को कह देना जो लगता है उसकी नज़र में सही है दूसरों तक पहुँचे, वो पहुँच रही मुझे लगता है। और अगर ये नहीं पहुँच रही थी तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में अब उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन आज हर पत्रकार, हर संपादक बगैर ट्विटर और बगैर फेसबुक के नहीं है, और सबसे पहले वो कोशिश करता है कि उसकी जो ट्विटराटी है या जो फेसबुक की जनरेशन, वो क्या कह रहा है, किस तरह का कॉन्वर्सेशन कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो उससे सीखते हैं और उसके क्लूज को लेकर शायद वो अपने एडिटोरियल मीटिंग में उसका जिक्र भी करते हैं। तो और मीडिया में जहाँ तक आपका सवाल था कि व्यापन जैसे घोटाले मीडिया का ढांकने का काम है या उजागर करते हैं, तो उजागर किसी टीवी चैनल या किसी अखबार ने नहीं किया, कुछ ऐसे कॉन्शियस लोगों ने किया, सिटीजन्स ने किया, जो बेसिकली जॉब रिपोर्टर का था।
जिनकी जाने भी गई उसमें। जिनकी जाने भी गई वो उस पर ही कंट्रोवर्सी है। लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने सही बात यह है कि जो काम उनको करना चाहिए वो अब देश की जनता कर रही है, देश के वो लोग कर रहे हैं जो पत्रकारों को करना चाहिए था। पत्रकार कहीं ना कहीं इसी जर्नलिज्म में हैं और मैं इस बात को मानता हूँ। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं विज्ञान से सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि जिम्मेदार पत्रकारों के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामूहिक मीडिया कर्मी होने के नाते अपनी एक सामूहिक जिम्मेदारी को भी स्वीकार करें और उस पर बात भी करें। सिर्फ अपनी बात करना सुरक्षित ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बड़ी है। तो क्योंकि कुछ सामूहिक समस्याएं हैं जिनके समाधान भी सामूहिक ही निकलेंगे। तो एक निजी चैनल की एक निजी पत्रकार की एक बहुत अहम, वहाँ से तो सब चीज़ें खड़ी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम जो एक वर्ग बनाते हैं उसके भीतर क्या हो रहा है, उसको कैसे देखा जा रहा है, उसका असर कैसा पड़ रहा है, कैसा पड़ना चाहिए, ये बड़े सवाल हैं, इनका भी जवाब हमें देना। आपको जरूर एक आलोक जी की बात बहुत पसंद आई मुझे, मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि थोड़ा गाँव देहात ज़्यादा मैं यात्रा करता हूँ किसानों के मसले को लेकर, तो स्वाभाविक है कि जो स्थानीय स्ट्रिंगर्स होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। राहुल जी संपादक रहे इतने वर्षों, और सच बात है इन्होंने जो कही, बड़ा दर्द के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, किसी चैनल विशेष में किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, चूंकि वो इतना डिमोरलाइज्ड रहते सिस्टम के स्थानीय दबाव से, प्रशासनिक दबाव से, ऊपर से मान लीजिए गरीबी से, और मैं मतलब हम लोग भी बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमको इसको बड़ा पैसा नहीं दे पाते, उनकी बड़ी मुश्किल से स्टोरीज लगती हैं, तो किस तरह का एक्चुअल जानकारी मेरे जैसे मूर्ख के पास नहीं होती, उनके पास होती है, और कितना तो हम लोग सिस्टमाइज करते हैं। मैं क्यों ये टैबलॉइड मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लाइन नहीं बता रहा हूँ, पर्सनली इस बात को सालों से कह रहा हूँ, क्योंकि फिर जैसे ज्वलन जी बताएंगे फिर रेवेन्यूज फ्लिटर कर जाती है, और ये हकीकत है, हम इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। अब वो बेचारा व्यक्ति जो है, उसको आपने कहा कि भाई हम शनिवार को पहुंच रहे हैं, वो मैं कितने शोज करता हूँ, पंचायत लगा के स्थानीय लोगों को बुलाता है, और कितनी कुछ उसके पास जानकारी होती है। और आपको एक और चमत्कार बता दूं, दोनों लोग इससे एग्री करेंगे, जैसे ही वो इससे मिले तो हमने कहा यार बढ़िया, इसको भेजो, तुम कैसे, तो बोला अच्छा सर 2-3 दिन 4 दिन लगा दो। जैसे आती है ना स्टोरी ऑन एयर, जब लगती है ना, उसके बाद जो हंगामा होता है ना मुख्यमंत्री डाउनवर्ड्स, तो उससे उस कंटेंट की क्वालिटी की हैसियत पता चल जाती है। तो ये जो लोकलाइज्ड कनेक्शन है, जो स्थानीय पत्रकारिता, ये बड़ा बढ़िया था 90 के दशक में, ये हमने लूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दिल्ली सेंट्रिक मॉडल्स जो हैं ये बहुत पेनफुल हैं। विज्ञान जी, जो हमारी सोसाइटी है या कोई भी सोसाइटी, वो एकदम से जंप करके तो आगे नहीं जाती, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ती है, उसमें जाहिर है मीडिया का बहुत अहम रोल है। लेकिन एक चीज़, चूँकि ये जश्न अदब हमारे रंजीत चौहान जी चला रहे हैं उसको, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं एक चीज़ आप तीनों जो पैनलिस्ट हैं हमारे, उनसे जानना चाहूँगा कि लिटरेचर हमारा बिल्कुल गायब है, तो ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक से, प्रिंट में तो फिर भी हिंदू में कभी हफ्ते में एक आध बार कुछ पढ़ लेते हैं, लिटरेचर को एक तरह से आपने बैन कर रखा है। किसी भी चैनल पे हम लिटरेचर बाकी चीज़ों के मुकाबले में, दूरदर्शन छोड़, हाँ दूरदर्शन छोड़ के सिर्फ दूरदर्शन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में तो फिर भी गनीमत है, 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो देखते हैं। सारी जिम्मेदारी राहुल जी, सारी जिम्मेदारी एक हमने राहुल जी, आप सब लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप चैनलों के संपादक हैं, इन्होंने कहीं इस प्रोग्राम सारे लेकिन जानना ये चाहेंगे सब तीनों लोगों से, क्या वजह है कि लिटरेचर जो हमारा है, ये आर्ट की जितनी भी फॉर्म है, फाइन आर्ट जितने भी हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए। आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वजह बता दूंगा, मतलब मुझे कोई, मैं मूलतः भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, पत्रकारिता में बहुत कम बात में है, संगीत से जुड़े कार्यक्रम जब कभी मौका मिलता है तो अपने तरीके से करता हूँ। तो वजह यह है कि हमारे ऊपर कंटेंट को बेचने का दबाव होता है, कड़वी बात है, कोई सुनना पसंद करे नहीं पसंद करे,
मेरे आज भी 2 फेवरेट न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका मैं नाम आज लेकर बताना चाहूँगा। वो है राज्यसभा टेलीविज़न और लोकसभा टेलीविज़न। अगर मुझे कभी वक्त होता है, पहले तो हम लोग के काम में कोई वक्त नहीं होता, अगर वक्त होता तो मैं देखता वही मैं क्या। कभी कभी ये जो प्यास बुझाने बुझती है हमारी, तो उसी चैनल से बुझती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत कम हुई हैं सर। देखिए, मैं जिन अखबारों में रहा हूँ उनमें से एक अखबार ऐसा है जो हिंदी का सबसे गंभीर अखबार माना जाता था, और आज भी वो है, जनसत्ता। और उसमें साहित्य हमेशा था, आज भी है, और वो एक मानदंड जैसा है, मानक जैसा। लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर केवल एक की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सारे अखबारों में, और सिर्फ अंग्रेज़ी में एक अखबार की बात करने का भी मतलब नहीं है। मैं दूसरी भाषाओं को नहीं, लेकिन हिंदी अंग्रेज़ी की बात कह सकता हूँ कि उनमें साहित्य की जगह घटी है, लगभग गायब हुई है। ऐसे ही जैसे हमारे जीवन में भी साहित्य की जगह मुझे लगता है घटी है और घट रही है। और पिछली जो बातचीत हो रही थी उसमें वो बहुत ही मेरे लिए मज़ेदार थी और बहुत शिक्षाप्रद भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है, और मैं आपसे वहाँ सहमत हूँ, कि जो आप उसको आला अदब कहें या अच्छा साहित्य कहें, उत्कृष्ट साहित्य कहें, उसको लोगों तक कोशिश करके पहुंचाने की ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा है। क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पर और उनके वक्त पर इतने ज़्यादा और तमाम तरह और दिशाओं से हमले हो रहे हैं, उनकी दिमागी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनका जो दिमागी संसार है वो इतना भीड़ भरा हो गया है कि उसमें अब उसमें अच्छे साहित्य और अच्छे विचार और अच्छी अनुभूति की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है, क्योंकि ये सब हो रहा है। लेकिन उसकी जगह कम होती जा रही है, क्योंकि अच्छे साहित्य को प्रमोट उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जैसी उसकी ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि अदीबों की भी एक जिम्मेदारी है। अदीबों, मैंने गलत लफ्ज़ तो नहीं बोल दिया, मैं नहीं जानता, कि वो थोड़ा आगे बढ़ के इस जिम्मेदारी को भी महसूस करूँ। यह सामूहिक जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कुछ लिखा और उसको मैं दूसरों तक सब तक पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है एक पत्रकार के नाते भी कि मैं हर अच्छी चीज़ को जो रची गई है, जो रची जा रही है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, वैचारिक साहित्य हो, उसको अपने पाठकों तक पहुँचाऊँ। वैसे ही जैसे हर ज़रूरी सूचना को और हर ज़रूरी विश्लेषण को और हर ज़रूरी समझ को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हमारी पत्रकारिता इस जिम्मेदारी से पीछे हटी है, इसमें कोई शक नहीं। और जो मेरी शिकायत है मीडिया से वो इससे जुड़ी हुई है, वो ये कि आज हम लोग इतनी जो और उसकी बड़ी वजह बढ़ी हुई और बेतहाशा बढ़ रही होड़ है, उसके कारण जो मास मीडिया है, मास तो हमेशा ही खतरनाक होता है। और बहुत अच्छी बात शायद आपने कही थी फरहत साहब ने कि भीड़, मास मतलब भीड़ बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और जो मास मीडिया है, हम सब मास मीडिया के लोग हैं, अदब मास का भी चीज़ नहीं, भीड़ की चीज़ नहीं। तो हमारे ऊपर दबाव है कि अगर हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, हमारे पास भीड़ और उसका आकार बढ़ता हुआ नहीं है, तो हमारे पास विज्ञापन नहीं आएंगे, विज्ञापन नहीं आएंगे तो मतलब पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो तनख्वाहें नहीं आएंगी। कुल मिला के वो सारा जो जिस अर्थव्यवस्था में हम हैं, तो उसमें लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक जाने की एक दबाव सबके ऊपर रहता है। और जो उससे पीछे थोड़ा हटा, जिसने अपने को थोड़ा सा अलग, थोड़ा महीन, थोड़ा उच्च, थोड़ा शुद्ध बनाने की कोशिश की, जैसी एनडीटीवी ने की, उसको नुकसान हुआ। मैं जिस चैनल को चलाता था उसमें मैंने तय किया कि मैं इसमें अपराध का कोई कार्यक्रम नहीं रखूँगा। मैंने नहीं रखा, उसका हमें नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय लोग कहीं और चले जाते थे। रात को 10-11 बजे के बाद आसपास सनसनी, गिरफ्तार, ये सब जो चलता है, तो उस समय आप जो कुछ भी दिखाएंगे वो उतना चमकदार, उतना खींचने वाले लोगों को नहीं होगा। तो इस सारी होड़ में, और उसके बहुत सारे कारण मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कुल मिला के असर ये हो रहा है कि पाठकों और दर्शकों की संवेदनशीलताओं को एक हम सब सामूहिक रूप से बोथरा बना रहे। उनमें जिंदगी और एहसास और विचार, इनकी बारीकियों
इससे उनको बिल्कुल अक्षम बना है और बहुत एक सतहीपन, हम कुल मिला के व्यापक सतहीपन पैदा कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ शोर पैदा कर रहे हैं और लोगों को उस शोर की आदत हो गई है, लोगों को चीखने चिल्लाने की आहट। पाकिस्तान से हूँ, क्या कमर्शलाइजेशन और सेंसेशनलिज्म टोटल नाम नहीं हो गया मीडिया का? जी, मजबूरी ये है कि हम सबको आदत है सस्ते मीडिया की, माफ कीजिएगा, और ये एक तरफा मामला नहीं है। जब तक समाज को कम से कम 2 रुपए में 20 पन्ने का अखबार चाहिए और उसको 10 रुपए में एक पूरा चैनल चाहिए, तब आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये हम नहीं कर सकते, वरना एक अखबार की कीमत, लागत ज्वलंत यहाँ बैठी है बता देंगे आपको, 25 रुपए आती है। पाकिस्तान में तो कवर वैल्यू जो है, कवर प्राइस जो है, दुनिया के, मैं समझता हूँ कि आप बताइएगा कि दुनिया में, शायद सारी दुनिया में सबसे सस्ता मीडिया हिंदुस्तान में, चैनल हो या अखबार हो या पत्रिकाएं। आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तक में हमसे महंगे अखबार। बहुत वैलिड पॉइंट है। और अब जो उसमें मैं एक बात जोड़ दूं, जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब इसमें ये फॉर्मेट आने के बाद ये तो चमत्कार है, तो अब मतलब सबको वो फॉर्मूला चाहिए जो इस कॉस्ट का भी 1/4 हो। अब तो लोगों को मुफ्त मिल रहा है। बड़े ही मतलब बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। एक अति प्रगतिशील बड़े ग्रुप ने, और ने ये कहा अपने पत्रकारों से, आप इंटेंसिटी और रिसर्च और भाषा और साहित्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई आप सब लोग ये बताइए कि हफ्ते में 3 ट्विटर क्या देंगे। जरा सुनिए, देखिए बड़े गंभीर, मतलब अमेरिका के दौर से गुजर चुका है, आप सब लोग जानते हैं। 3 ट्विटर क्या देंगे और उसके हिसाब से आप हमको 3 ब्रेक्स क्या देंगे, मतलब जो भी आप खबर ला के देंगे। तो अब ये एक बहुत बड़े संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सबसे बड़े, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें जितने भी 25 से लेके 30 या 35 उस एज ब्रैकेट के जर्नलिस्ट हैं, उनको एक सरल संदेश ये दे दिया कि ये लिखने पढ़ने की आदत कृपया त्याग दें। Because now you're being asked to produce your knowledge of journalism in limited alphabetical characters. That is what Twitter is. एक बात और आखिरी थोड़ा सा बात पे हो जी, कि अभी साल भर पहले एडवर्टाइजिंग और नॉन एडिटोरियल मीडिया का जो सबसे शक्तिशाली, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है सर मार्टिन सॉरेल। मार्टिन सॉरेल WPP के चेयरमैन हैं वर्ल्ड वाइड, और WPP दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, जिसमें मतलब पूरे उनसे ज़्यादा ताकतवर मीडिया में कोई नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आई थिंक द टाइम हैज कम वेयर good content will have to be supported by non-commercial actors. तो अगर मार्टिन सॉरेल ये कह रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आजकल दुनिया के जो अच्छे, जो दुनिया का मानक है अच्छे अखबारों का, न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स को जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट बिक चुका है, टाइम मैगजीन बिक चुकी है, BBC खत्म हो रहा है, BBC की हालत। तो जितने भी जो अच्छी पत्रकारिता के मानक थे, दुनिया जिनकी नकल करती थी, आज वो उनके लिए जिंदा रहना कठिन है, और वो नए नए बिजनेस मॉडल तलाश रहे हैं। क्योंकि सब कुछ एक हम लोगों को एक चैनल पे एक खबर करने में, आप जानते हैं कि शायद औसत लागत कितनी आती होगी, 25,000 रुपये या 10,000 रुपये, वो लोगों को मुफ्त मिल रही है। एक अच्छी खबर अखबार में करने में 5,000, 10,000, 25,000 कुछ भी लग सकता है, इन्वेस्टिगेटिव है तो और ज्यादा लगेगा, लोगों को मुफ्त चाहिए। तो हु विल पे फॉर कंटेंट, ये समस्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। मैंने जिससे कहा, मेरे ऊपर अक्सर दबाव रहा है मूलतः मार्केटिंग के लोगों का कि मुंबई के मेरे पुराने कई सारे अजीज मित्र हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, उससे जुड़े कोई कार्यक्रम वगैरह, कभी कभी संगीत वगैरह का मुझे बहुत शौक है, करता हूँ।
तो मैंने कोई रेगुलर प्रोग्राम करने से मना किया, तो एक दफ़े मुझसे कहा गया यार ऐसा मत करो। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने भाई हमारे यहाँ पे तो जैसे उन्होंने आपने कहा, राहुल देव ने आपने कहा, हमारे यहाँ पे तो कोई निजी सवाल तो किसी से पूछने नहीं देता, ना नेता से ना अभिनेता से, तो फुल स्टेज मैनेज नौटंकी होती है, तो विच इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, बेचारा मार्केटिंग में लगा है, सर कर दो सर, क्या सलमान दोस्त आपका कर दो, एक तो प्रोग्राम तो बिक ही जाएगा ना तुरंत। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बात से खत्म करूँगा यहाँ पे। हम लोगों को किन्हीं भी कारणोंवश जिस भी संस्थान से आप काम करते हैं उसके लिए बहुत इज्जत रखनी चाहिए। जिन कुछ लोगों का नाम आप लेते हैं या प्रोग्राम, हमें, मैं कैसे उसको बोलूँ, हमारे कार्यक्रमों को एनुअल डील्स मिली हुई, स्पॉन्सरशिप, तो इसलिए बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, इसलिए अपने दिल से जैसा होता है वो दबा के बोलते हैं, हिचकिचाहट के बगैर बोलते हैं। वरना अगर आंकड़ों के आधार पर हमें कोई बेचने निकल जाए तो मूंगफली के दाम भी ना बिको मैं। बताइए, ऐसा नायाब बादाम कह रहा है कि मीडिया सारा का सारा होता जा रहा है, और जिन हाथों में हम आम आदमी भी देखता है कि धीरे धीरे मीडिया किन हाथों में जा रहा है और किन हाथों में जा रहा है, उन्होंने इससे पहले क्या किया है और उन्होंने अब क्या करना है। लेकिन बहरहाल सर, हम एनडीटीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखते रहते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन गनीमत ये है कि बाकी पे तो कभी कभी भी नहीं होते जो बाकी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ आप लोग भी इसका जवाब दें। आलोक जी, आप बताएंगे। मैं एक्चुअली आपके सवाल से शुरू करता हूँ जो आपने पूछा था। तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जब मैंने अपने पत्रकारिता करियर को शुरुआत की तो 1980 में ट्रेनिंग था, लखनऊ था। तो जैसा ही जानते हैं, जब कोई नया पत्रकार आ जाता है तो उसको जो सबसे निकृष्ट काम होता है वो दिया जाता है। और उस समय का सबसे निकृष्ट काम ये था कि भाई प्रेस कुछ फंक्शन का कार्ड आ गया है, रविंद्रालय में कुछ संगीत प्रोग्राम है, जो चले जाओ कवर करो। तो हम जाके उसको कवर कराए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका मेंटर कौन। एज यूजुअल मेरी संगीत के बारे में कोई नॉलेज थी, मैं तो गया कार्यक्रम में क्या हुआ संगीत के अलावा मैंने सब कुछ लिख दिया उसमें और छप भी गया। तो हमारे जो न्यूज़ एडिटर साहब थे, उन्होंने, बल्कि चीफ साहब थे, उन्होंने हमको बुलाया, बोले यार तुम ट्रेनिंग हो, यहाँ तो अखबार में ऐसे ही कुछ होता रहेगा, रोज तुमको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, ये तुम्हारे हक में है कि तुम अगर, क्योंकि अगले 5-6 महीने तुम्हें यही मिलने वाला है, क्योंकि आप सीनियर हो नहीं, जितने सीनियर लोग वो बड़े असाइनमेंट में जाएंगे, तुमको ऐसे ही कुछ मिलने वाला है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए तुमको कुछ खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करूँ, अब मैं कोई संगीत तो शिक्षा तो लेने जा नहीं सकता। बोले नहीं, भातखंडे में एक म्यूजिक एप्रिसिएशन कोर्स होता है, शाम को दोपहर में कभी इस वीकेंड में जाके उसको कर लो। और कोर्स भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, सिर्फ 2 महीने का कोर्स था। हमने भातखंडे कॉलेज में जाके 2 महीने का वो क्रैश कोर्स समझ लिया, कम से कम ताल लय सुर तो समझ में आ गया। वही रिपोर्टिंग मेरी जब मैं 6 महीने के बाद मैंने करना शुरू किया तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मेरा वो एक ताकत बना। हमारे कौन से संपादक हैं कि हम खुद ही इतने दिनों से इतने अखबारों चैनलों में रहे, क्या आप रियली अपने जो मातहत हैं उनमें कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं? कोई नहीं। वो कैसे बेहतर बने उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई बहुत बढ़िया किस्म का कोई टैलेंट इंस्टीट्यूट चलाते हो, हमने भी चलाया, आपके भी चलते हैं, वो सिर्फ पैसे लेने की मशीन है। उसमें कोई चीज़ ऐसी सिखाई नहीं जाती जिसको आप ये कहें कि एक आदमी में। हमने पहले जर्नलिज्म शुरू किया, हमको तो सारे दे दिया गया था, IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ना नहीं, कौन सा पत्रकार पढ़ रहा है बैठ के। तो फैक्ट ये है कि जिस तरह का प्रोडक्ट और जिस तरह का हमारा टैलेंट जो तमाम सारे अखबारों और चैनलों में आ रहा है, वो सिर्फ ग्लैमर में आ रहा है कि अभिज्ञान प्रकाश बनना है। अभिज्ञान प्रकाश या राहुल देव बनने के लिए उन्होंने स्ट्रगल क्या किया है, इसके बारे में कोई पीछे नहीं आना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, हर आदमी ने एक अपनी लाइनें खींच दी है। भाई पैसा लेना ही अगर पत्रकारिता है तो आप पत्रकार क्यों बन रहे हो? MBA करो, किसी बढ़िया हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में जाके नौकरी करो। तो हमारे दोस्त जो सामने बैठे हैं, एक्चुअली इनकी जो जमात है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप सलमान खान से कह के आप एक प्रोग्राम बना लीजिए। दूसरी बात है, हर संपादक को अगर आज 50 लाख मिलता है तो अगले साल 1 करोड़ मिलना चाहिए, 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। तो ये जो सैलरीज का स्ट्रक्चर है,
वो आपको करप्ट करेगा ही। आदमी को अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करना पड़ेगा। मैं पहले ये तय कर लूं कि मैं पैसे के पीछे भागना है या मुझे सही पत्रकारिता करनी है। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ और बगैर किसी चैनल और अखबार के कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन कि जहाँ मैं कर रहा हूँ बड़ा सक्सेसफुली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अगर ज़रूरतें उस अमाउंट में पूरी हो रही हैं, मैं उस दौड़ में नहीं जाना चाहता जो प्रॉफिट की दौड़। मेरा काम चल रहा है, मैं अपने एम्प्लॉइज या अपने सहयोगियों को तनख्वाह दे रहा हूँ, मेरा अपना खुद गुजारा चल रहा है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, आई एम हैप्पी और आई एम डूइंग मीनिंगफुल वर्क। लेकिन अगर मैं इसी दौड़ में चाहूँ, आज मुझको इस साल मेरे पास 1.5 करोड़ आए, अगले साल मुझे 10 करोड़ कैसे कमाने, फिर मैं सारे वो रास्ते अख्तियार करूंगा कि वो 10 करोड़ की जोड़ तोड़ के somewhere somebody has to draw a line। और हमारे इस कंट्री में या हमारे इस पत्रकारिता जगत में इस ड्रॉ करने लाइन खींचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पूछना चाहता हूँ, मैं खुद संपादक चैनलों में रहा, क्या 3 से 4 में क्या कमर्शियल प्रेशर है आपके ऊपर? आप म्यूजिक का शो, म्यूजिक का प्रोग्राम 3 से 4 में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करने की मानसिकता वो किसी को ऊपर बैठे व्यक्ति को करनी पड़ेगी, हमने की है। और ये सारी एक्चुअली सोच का विषय है। हाउ, जैसे ऊपर जो संपादक लोग बैठे हैं, जो उस चैनल को चलाने वाले, अखबार को चलाने वाले हैं, वो उस पर कितना प्रायोरिटाइजेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज तो हर चीज़ बिकने के लिए तैयार है, हर चीज़ बिकेगी। पासवान साहब ने इतना बढ़िया भाषण दिया, बेहतरीन भाषण दिया पार्लियामेंट में, कास्ट के ऊपर या कास्ट के खिलाफ दिया, कहाँ हमें देखने को मिला? क्या डिबेट हुई इसके ऊपर? कोई डिबेट। तो ये सारे विषय हैं जो पत्रकारों को, पत्रकार संपादकों को और जनता को सबको सीखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप जब कहते हैं पाकिस्तान में कि जैसे अदीबों के लिए कहा गया कि फलां को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, फलां को ये हुआ है, ये हुआ है, ये चीज़ हुई है, उसके लिए आप 10 मिनट का प्रोग्राम करें, तो जवाब मिलता है उस प्रोग्राम के लिए इतनी हमें कमर्शियल नहीं मिलेगी जितनी फिल्म स्टार मीरा के लिए मिलेगी। हमें कमर्शियल नहीं मिलेगा तो हम चला नहीं सकते। हम इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को तनख्वाह देनी है, चैनल चलाना है, उसको बढ़ाना है, विस्तार करना है, लेकिन जिसे कहते हैं बैलेंस, दोनों की चीज़ में बैलेंस की आवश्यकता है। मुझे लगता है वो बैलेंस हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मेरा भी जाना होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। अभी ज्ञान जी का उसमें भाषण चल रहा है, आपका चल रहा है, रवीश का चल रहा है, बरखा का चल रहा है, ये जितने कामयाब जर्नलिस्ट हमारे हैं, राजदीप सरदेसाई का चल रहा है, हम भी कामयाब, लेकिन सब कामयाब हो गए। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना आप वहाँ से पढ़े हैं, ना आपने मास कम्युनिकेशन वहाँ से किया है, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिहार में, कश्मीर में, कहीं भी दूर आपको चला रहे। ये देखिए, ये है जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म अगर आप करेंगे तो आप ये बनेंगे, रवीश कुमार बनेंगे, अभी ज्ञान बनेंगे, राहुल देव बनेंगे, फला बनेंगे। वो इस तरह एक तरह से ये इंडस्ट्री बन गई है। तो अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि लाखों रुपए इस तरह लुटे जा रहे हैं, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट ये दिखा रहा है आपकी तस्वीर जिसका आपसे कोई सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन आपकी तस्वीर पे ये सब कुछ चल रहा है। आपने अच्छा क्या बता दिया, अभी कम से कम उस पर ट्रेन करेंगे। मैंने एक बार किसी को भी बताया, मैंने कहा देखिए भाई क्या हो रहा है, इस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हो रहा है ऐसा। और आप ये देखिए कि आपको आप बनने में कितना वक्त लगा, उस बेचारे स्टूडेंट को नहीं पता है। वो तो टीवी पे बहुत खुश हो रहा है, अरे अगर मैंने ये कर लिया तो मैं एनडीटीवी में चला जाऊंगा, मैं फलां चैनल में चला जाऊंगा, कल मेरा भी यही हाल होगा, तो बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन सर 47 से पहले ना मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट थे, ना इतना कुछ पढ़ाया जाता था कमर्शियली। जो लोग खुद तालीम हासिल करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन मीडिया कल और आज, कल का मीडिया मुझे लगता है कि कुछ बेहतर था। अगर अखबारात उस जमाने की, टीवी तो नहीं था ही नहीं, लेकिन अखबारात उस जमाने के आप उठा के देखें तो सर आपको हर चीज़ मिलेगी उसमें। आपको न्यूज़ भी मिलेगी, आपको लिटरेचर भी मिलेगा, आपको दुनिया भर सियासत भी मिलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे सर कुछ चीज़ें जो हैं वो अपना वजूद खोती जा रही हैं। किससे है सवाल? सभी से। बता दें किस क्रम से आप तो चला रहे हैं। आपसे ही शुरू करूँगा। मैं इंतजार कर रहा था आप कब इस पे आएंगे जी। देखिए क्या है कि हम सब लोगों को नॉस्टैल्जिया बहुत प्यारा होता है, और माँ जी हमेशा
ज़्यादा सुनहरा, अच्छा जादुई अच्छा लगता है। और सुरक्षित और प्यारा लगता है। और मीडिया के बारे में भी बहुत सारे लोगों को, कई बार मीडिया वालों को भी ये खुशफहमी है कि मीडिया का कभी कोई एक स्वर्ण काल था। ये बात है, मैं भी ये सुनता हूँ बहुत लोगों से। बहुत साहब पहले तो मिशन होता था, प्रोफेशन। ये बहस, मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता में, तो मैं जब दाखिल हुआ था और हम सब के लिए, तब उससे पिछले 10 साल से तो मैं उसकी गोष्ठियाँ चल रही थी जिनमें मैं बहैसियत एक दर्शक के जाता था। ये तो पढ़ाई हमारे ज़माने में होती है आपके ज़माने में क्या तो एक ये इससे थोड़ा बचना चाहिए। ये सही है कि पहले बहुत चीज़ें थी ऐसी थी जो अब नहीं है, लेकिन आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम वापस लौट के नहीं जा सकते किसी भी क्षेत्र में। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले इतनी होड़ नहीं थी, इसलिए समझौते करने की इतनी ज़रूरत और दबाव नहीं था। कुछ बुनियादी चीज़ों पर हम अगर बात करें तो बेहतर होगा कि हर समाज की किसी भी एक चीज़ की, वो चीज़ हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी आप उसको नाम दें, उसको बचाने की एक ताकत होती है। ज़्यादा खाने से जो एक अपच होता है, तो भारत में और कई देशों में भी मीडिया का एक अपच हो रहा है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, भूख से ज़्यादा खा लें, तो अभी सैचुरेशन से भी मामला बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि इस समाज को और देश को ना तो इतने अखबार चाहिए, ना इतने चैनल चाहिए, ना इतने FM स्टेशन चाहिए, ना इतने रिसाले या पत्रिकाएं चाहिए। पत्रिकाएं तो खैर मर रही हैं धीरे धीरे, तो उनका ज़माना तो गया। और अभी अब वेबसाइट्स ले रहे हो, उतनी भी नहीं चाहिए जितनी अभी हो चुकी हैं, तो और पता नहीं कितनी 100 गुना और आएंगी। तो ये जो विकल्पों का बेतहाशा बढ़ना है, उसने एक अस्वस्थ होड़ पैदा की है। होड़ से तो बच नहीं सकते, होड़ तो होनी ही चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। तो जब और सब लोग इस अखाड़े में आ गए हैं और सबको जिंदा रहना है, सबको पैसा कमाना है, तो फिर मर्यादाएं, फिर पत्रकारी गरिमा, फिर पत्रकारी जिन्हें हम मानक कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं, अच्छी पत्रकारिता, ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। और सबके ऊपर, इसलिए मार्केटिंग वालों के ऊपर उनके मालिकों का दबाव रहता है, सब रेवेन्यू पैदा करो। मार्केटिंग वाले तो हम लोगों से भी ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। मैं चैनल चला भी चुका हूँ, सहयोगी राव में जानता हूँ, और जगह भी तो मालूम है। तो असुरक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मालिक भी असुरक्षित है, मार्केटिंग वाला भी असुरक्षित है, संपादक भी असुरक्षित है, जो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो अंदर से उसकी हैसियत क्या होती है हम सब जानते हैं। अखबार हो या चाहे चैनल हो, वो भी एक नौकरी पेशा इंसान है। लेकिन माल, और माल नहीं, उसको जिंदा रहना, माल भी चाहिए, लेकिन उसको जिंदा रहना। कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट नहीं चाहिए? इंक्रीमेंट और होता है, नहीं, और मुनाफा कमाना और होता है। मुनाफा सब नहीं कमाते हैं। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि 95% चैनल, कम से कम 90 से 95% चैनल घाटे में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ब्लीड कर रहे हैं। और वजह तो बताइए कि चैनल खुले क्यों? मैं यही कह रहा हूँ। उसके अब देखिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, अलग अलग उसके वजूहात हैं, लेकिन इतने पहली बात ये कि एक बंधन और एक सीमा होनी चाहिए कि कितने चैनल खुल सकते हैं, कितने चैनल नहीं खुल सकते। ये सरकार के काम की जिम्मेदारी है कि वो 800 चैनलों के लाइसेंस जब जारी करेगी तो ये होगा। तो वहाँ भी एक वो चाहिए। मीडिया में पत्रकार का आना अब ये अच्छी बात हो गई पहले से ज़्यादा, कि इसके लिए हो गई वही किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री लेके आप आते हैं, तो वो एक न्यूनतम अर्हता योग्यता बन गई है। पहले हमारे ज़माने में नहीं थी। इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। पहले आज की तुलना में कहीं ज़्यादा भाई भतीजावाद, कहीं ज़्यादा मीडियोकर लोग आते थे। आज मैं पाता हूँ कि बेहतर बच्चे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जिनका जो शौक से आ रहे हैं इसमें, इसलिए नहीं कि कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, 3rd डिवीजन में कहीं रहे और उसके बाद आप आगे पत्रकार बन गए, किसकी कोई जानता है, ठीक है। तो मैं इससे सहमत नहीं। तो ये एक हर जगह एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब पुरानी हो जाती है, ये अच्छा है, इसमें भी मानक होने चाहिए।
लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, लेकिन इस हद तक सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता की शिक्षा देने में भी का लाइसेंस देने में ज़्यादा सख्ती बरती जानी चाहिए। सही कह रहे हैं। चैनलों अखबारों को खोल के मालिक बनने में भी ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। सबके लिए आसान ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए खेलने का है तो आप मीडिया मालिक बन जाएं, क्योंकि आपको वो चाहिए, जरा मैं मीडिया मालिक बन के वो आकर चाहिए, आपको पहुंच चाहिए। जैसे पत्रकारों पर आज एक हम उनसे न्यूनतम योग्यता की मांग करते हैं, वैसे ही मालिकों की भी एक न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए, वैसे ही इन शिक्षा संस्थान में। विज्ञान जी, आप कुछ कह रहे हैं? बहुत राहुल जी ने कहा, उस पॉइंट को दोहरा दूं, और आपके लिए मैम खास तौर पे, क्योंकि ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ी हकीकत है कि भारत सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति ने ना इस बात की सोच रखी, ना विजन रखा कि जब ये बूम करेगा तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे। आपके यहाँ भी है, मैं जानता हूँ आपके मुल्क बड़ी यात्रा हुई है। तो जब आप, मुझे तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल्स भी पता है, जब आप उस कीमत पे पकौड़ी वालों को, दालमोट वालों को बांटने लगे चैनल का लाइसेंस, तो आपने रियलाइज ही नहीं किया कि, और ये दोनों के साथ हुआ है, न्यूज और जीईसी दोनों के साथ हुआ है। पहला तो ये पॉइंट है, जब तक आपको रियलाइज हुआ तब तक आपके समझ में ही नहीं है कि आप हैंडल कैसे करें। इतनी ताकतवर इंडस्ट्री है, उसमें फिर पॉलिटिक्स घुस गई। आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया, पहली गलती। दूसरा जो आपने कहा, तो इंस्टीट्यूट कहीं भी यूज करो, बस जैसे आलोक जी ने कहा, बता देना भाई पैसे हम लोग जीते हैं यार, तुमसे हम कुछ तो मांग लेंगे। दूसरा एक पॉइंट मुझे भी पॉजिटिव लगने लगा है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम में नौजवानों को रखूँ, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हों, कहीं से थोड़ा थोड़ा उनमें नए आइडियाज हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही कि आप, चूंकि फिल्मी जिक्र मैंने किया था, मैं कई सारे मित्रों से कहता हूँ अपनी पहली पिक्चर के फ्रेम से बाहर आओ। तो पत्रकारों को ना अपनी पहले वाले फ्रेम से, मतलब मेरे जमाने में तो साहब ये होता। हाँ, मैं आपको, अब लोग को यकीन नहीं मानेंगे, बड़ा टेक सेवी नहीं था। तो मैंने एक छोटे से बच्चे की तरह, मैंने एक्चुअली एक ट्यूटर रख के सीख लिया। मैंने भाई सिखाओ, मेरे पिताजी नौकरी चाहिए, ये तो चली जाएगी। तो फॉर मी मेनी इयर्स आई वाज नेवर एक्टिव ऑन फेसबुक और एनीथिंग, तो खैर सब सीखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, यंगस्टर्स आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, कंटेंट की शार्पनेस का एलिमेंट भी सिखा रहे हैं। आपको उनको क्या देना है, आपको उनको परिपक्वता देनी है, अपने तजुर्बे की मैच्योरिटी देनी। जैसे क्रिकेट टीम में होता है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बिटवीन एक्सपीरियंस एंड टीम, तो आपको वो रोल प्ले करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा उसके बाद, कि एक दफे मुझे किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करना था, तो हमारे साथ जो लड़का गेस्ट कोऑर्डिनेशन कर रहा था, बेचारा बहुत यंग सा बच्चा, उसको मुख्यमंत्री के पीआर वालों ने, जो सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, उससे कहा सवाल बताइए। वो बेचारा भोला सा लड़का, उसने सवाल एक्चुअली मेल कर दिए। मैं इंटरव्यू करने पहुंचा तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप से तो इन सवालों पर आपने चर्चा ही नहीं की। तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगा आपको मैं किस सवाल पर चर्चा करूं। तो बेचारे ने लाके ईमेल दिखा दिया मुख्यमंत्री ने। मैंने उसको वहीं खड़े खड़े लड़के को फायर कर दिया, तो उसको हटा दिया काम से। फिर वो आया, तो फिर मुझे बाद में हफ्ते 10 दिन तक मैंने बात भी नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी उम्र थी 23 साल, तो वो प्रभाव में आया। तो फिर मैंने उसको वापस रखा। वो लड़का मेरे साथ काम करता है, तो मैंने उसको बोला तो ये तुम्हारे लिए एक सबक है। तो हमको भी हमारी जो इंफॉर्मेशन या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस जनरेशन से इम्पार्ट करने की जरूरत है, उनको देने की जरूरत है, उनको किक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, पत्रकारिता कैसा मीडियम है, पत्रकारिता, जैसे मैं सेल्फी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बुलाया, वो होंगे भाई एक्साइटेड प्रधानमंत्री के साथ, वो राहुल गांधी नहीं है, सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता है। कोई ऐसा व्यवहार ही सवाल का जवाब दे दीजिए। जी सर। हमारे यहाँ ये जो कमर्शलाइजेशन अखबारों की है इतनी बड़ी है कि जो उसके प्रोप्राइटर्स हैं वो उन्होंने एडिटर रखने ही छोड़ दिए, ग्रुप ऑफ एडिटर बना दिया, ग्रुप ऑफ बना दिया है। और जो एडिटोरियल हम फैज साहब का पढ़ते थे
या मजहर अली खां का पढ़ते थे। अभी एडिटोरियल मशीन नहीं है, तो आपके यहाँ भी इस तरह की पॉलिसी? हमारे यहाँ तो ये हालत है कि 14 अखबार मेरे यहाँ आते हैं और जोरेंद्र जी की वजह से पहले 6 पन्ने तो मैं विज्ञापन देखता हूँ, तो ये 7वें पे अखबार शुरू होता है। ये रोज की आदत है। आप समझ रहे हैं? जहाँ खबर होनी चाहिए थी वहाँ 7वें पर तो जब मुझे पता चल जाता है कि वॉशिंग पाउडर से लेके वॉशिंग मशीन की कौन कौन सी स्कीमें हैं और किसकी पिक्चर लॉन्च होने वाली है, उसके बाद न्यूज आती है 7वें सफे पे। जी जी, हमारे यहाँ 2 बड़े अखबार मीडिया के। सबसे बड़े 7वें अखबार सफे पे आता है। जी। एक हमारे यहाँ 2 काल हैं जिस पीरियड तय करते हैं ना इतिहास में, तो एक है प्री समीर जैन इंडियन मीडिया, एक है पोस्ट समीर जैन इंडियन मीडिया। तो पोस्ट समीर जैन इंडियन मीडिया में संपादक नाम का जानवर अब नहीं पाया जाता, वो नहीं, कहीं मिलता है क्या? विलुप्त तो होने वाला प्राणी है, एक्सटेंट मिलता भी नहीं। उससे पहले पाया जाता है। राहुल जी, मेरी आपसे बातें बहुत हो गई। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे या बातचीत करना चाहेंगे, उन्हें विज्ञान भी शामिल करते हैं। जी प्लीज प्लीज। हाँ नहीं कैसे हो जाएगी? हाँ हाँ एक्चुअली 2 बात पूछनी है जी। पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन प्रचार बहुत है। तमाम चैनल्स बिक गए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिकल हाउस की दौर, तो क्या मीडिया बनेगा उसमें, क्या करेंगे? दूसरी बात, जो खबर हम लोग डेली जूझते हैं, जैसे कि 2 सितंबर को हिंदुस्तान भर में सबसे बड़ी आजाद हिंदुस्तान स्ट्राइक हुई, तमाम ट्रेड यूनियंस में हिस्सा लिया, उसकी जगह झलकी नहीं आई। APJ अब्दुल कलाम का जिस देहांत हुआ, उनकी झलकी नहीं आई, इंद्राणी मुखर्जी का नंबर चलता रहा, मार्च बस गया। तो ये सब क्या है? हाँ, बड़े स्वाभाविक से सवाल है आपके। एक तो होल्डिंग्स के बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है, मतलब संस्थान से जुड़ी हुई। तो किसकी क्या होल्डिंग्स हैं, मेरे हिसाब से सब लिमिटेड कंपनीज हैं, तो उसका तो एक ही जरिया होता है कि वो जो आपको सार्वजनिक तौर पर बताते हैं, जो उनको बताना होता है, आप उससे पता करें। इंद्राणी पर राहुल जी डांटेंगे मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि मैंने आज तक उस विषय पे कोई कार्यक्रम नहीं किया, बाकी का मुझे मालूम नहीं। अरे राहुल मिला को आलोक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हमें अपनी लिमिट बना लेनी चाहिए, कि बियॉन्ड दिस लिमिट हमें कमर्शियलाइजेशन पे ध्यान नहीं देकर के कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है मौजूदा हालात के अंदर कि सारे मीडिया हाउसेज इकट्ठे होकर के और ये लिमिट तय करें कि भाई हम सब कंटेंट की एक लिमिट बनाएंगे, कमर्शियलाइजेशन की एक लिमिट बनाएंगे और कंटेंट पे ध्यान देंगे और हम किसी दबाव में नहीं आएंगे? मैं इसको गलतफहमी को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक ऐसी पौध, एक ऐसा पीछे जनरेशन आ रहा है जो आपके मीडिया की तरफ पूरी तरह से सजग है, लेकिन उस मीडिया की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं, ना वो उस अखबार का हिस्सा बनना चाहता है, ना अपना टेलीविजन का हिस्सा बनना चाहता है। अगर आप देखें किस तरह के प्रोग्राम्स आज आपको इंटरनेट, भले आज उसकी, मैं तो कहता हूँ उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग बाग आसानी से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और ऐसे तमाम प्रोग्राम्स आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और तमाम सारे फोरम्स हैं, उस पर आपको मिल जाएंगे। लोग कर रहे हैं और प्रयोग शुरू हो चुके हैं और बहुत कम कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो ये दबाव, और वो बड़े खुश हैं क्योंकि जो उनको पैसा मिल रहा है वो उसी से मिल रहा है जितने उनके पे व्यूज हो रहे हैं। तो ये मीडिया के एग्जिस्टिंग सेटअप से अगर आपको उम्मीद है कि ये कुछ एकजुट हो जाएंगे, ये कभी नहीं होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, एकजुट कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये जो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, और खास करके मैं बात बता रही हूँ पॉलिटिशियंस का जो दबाव है, इसकी वजह से ऐसे जो व्यापम टाइप के घोटाले होते हैं या कोयला घोटाला हुआ या इस तरह के जितने भी घोटाले आते हैं वो उसी वजह से तो दब जाते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा फेसबुक में, ट्विटर में जो आपकी सोशल मीडिया है उसमें क्या कुछ चीज दब सकती है? कोई चीज नहीं। मेरा एतराज है क्योंकि कई सारे, देखिए एक चीज है, एक न्यूज प्रोसेस को बदलाव क्या है, तो ये कहते ना साहब व्यापम दब गया, देखिए मैं उसकी एंटीथीसिस भी दे सकता हूँ कि व्यापम उठा कैसे। इसके ये दोनों पहलू हैं, और जैसे मैंने कहा स्थानीय पत्रकार हमसे कहीं ज्यादा गुणी और जानकार होता है, तो समस्या इस वक्त है उसका, क्योंकि यू हैव टू ऑलमोस्ट मैच अप विद द पेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो वो
एक विषय से मैं कई बार ऐसे विषय उठाता हूँ जिसको मैं जानबूझकर करता चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 या 4 दिन बाद वो हेडलाइन उतर जाएगी, वो पुश हो जाता है। तो हर बार ये कहना कि नहीं वो जानबूझ के हो गया और पॉलिटिशियन ने दबवा दिया, हकीकत ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन पे कि दबा दिया गया, तो इसके पहले जो राडिया कांड आया था जिसमें सम्मानित पत्रकार भी शामिल थे और उनका कैरियर दांव पे लग गया था, तो क्या वो दबाया नहीं गया जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग और पत्रकार भी सम्मानित 3-4 नाम हैं जिनका कैरियर उस टाइम अखबारों से हटा दिया गया एज ए एडिटर, और चैनल्स में भी उनके नाम थे वो भी हट गए, जिसमें नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप सब जानते हैं। तो ये मतलब मैं मानती हूँ कि दबाया जाता है, खुल करके वो चीज़ें जब सामने आती है फिर दबा दिया जाता है। तो क्या मीडिया इससे मुझे इस केस स्पेसिफिक पे तो मैंने कोई जवाब दे सकता, बट मुझे इतना जरूर कह सकता, हमारे मेहमान जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, इनसे मुझे लगता है कि सबको कुछ ना कुछ जरूर पूछना होगा, क्योंकि कोई इनसे कुछ पूछे ये मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि यही सबसे पूछते रहते हैं और सबको कटहरे में रहते हैं, लेकिन वक्त की तंगी है हमारे पास, इसके बाद और प्रोग्राम शुरू होना है। मैं आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से राहुल देव जी, आलोक वर्मा जी, अभिज्ञान प्रकाश जी, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतनी अहम गुफ्तगू सुनने को हम सब लोगों को मिली। और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम में, वो सब तो आप करते ही हैं, इस तरह के कार्यक्रम में भी आते रहेंगे और अपने ख्यालात से हमें नवाजते रहेंगे। आप तमाम हजरात का, सामीन आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे एंकर